हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे साम्य अवस्था। तो साम्य अवस्था को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम अभिक्रियाओं के प्रकार देख लेते हैं। तो सामान्यतः अभिक्रिया को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं ऊष्मा के आधार पर। ऊष्मा के आधार पर अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा उत्सर्जित होती है। ऊष्माशोषी वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा की कमी होती है, ऊष्मा अवशोषित होती है। दूसरे प्रकार, दूसरा जो आधार है अभिक्रिया को डिवाइड करने का, दिशा के आधार पर। अभिक्रिया सामान्यतः दिशा के आधार पर भी दो प्रकार की होती है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया या इरिवर्सिबल रिएक्शन, और उत्क्रमणीय अभिक्रिया अथवा रिवर्सिबल रिएक्शन। तो नेक्स्ट हम इनको विस्तार से जान लेते हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया और उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया या इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये ऐसी अभिक्रिया होती हैं जो केवल अग्रिम दिशा में संपन्न होती है, अर्थात एक ही दिशा में चलकर पूर्ण हो जाती है तथा पूर्ण हो जाती है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। इन्हें एक तीर या एक दिशा में तीर के निशान द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, NaCl सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट अभिक्रिया करके सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड बनाती है। ये एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जो एक दिशा में चलकर पूर्ण हो जाती है। नेक्स्ट, दूसरा प्रकार उत्क्रमणीय अभिक्रिया या रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसी अभिक्रिया जो समान परिस्थितियों में अग्रिम तथा प्रतीप या पश्चिम दिशा या विपरीत दिशा दोनों दिशाओं में एक साथ संपन्न होती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। इसे दोनों ओर तीर के निशान द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उदाहरण के लिए, हाइड्रोजन आयोडीन से क्रिया करके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है और इसका निर्माण सामान्यतः एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण है जो दोनों दिशाओं में, अग्र और पश्चिम दोनों दिशाओं में संपन्न होती है, अतः यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट हम देखते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लक्षण। अगर उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लक्षण की बात करें तो इन्हें उत्क्रमणीयता के चिन्ह अर्थात दोनों ओर तीर के निशान द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा लक्षण, ये अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चलती है, अर्थात अग्र और पश्चिम दोनों दिशाओं में चलती है, परंतु किसी भी दिशा में पूर्ण नहीं होती है क्योंकि अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चल रही है। ये अभिक्रिया अधिकतर मंद वेग से संपन्न होती है, धीमी गति से संपन्न होती है। नेक्स्ट नंबर 4, उत्क्रमणीय अभिक्रिया का वेग सांद्रता, ताप, दाब आदि पर निर्भर करता है। सामान्यतः सांद्रता चेंज करने से, ताप बदलने से या दाब परिवर्तन से उत्क्रमणीय अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है। ये भौतिक व रासायनिक किसी भी प्रकार की हो सकती है। भौतिक अर्थात जिसमें केवल भौतिक गुणों में चेंज होता है, और रासायनिक अर्थात पदार्थ के रासायनिक संगठन या रासायनिक गुण बदल जाते हैं, किसी भी प्रकार की हो सकती है। इनमें साम्य अवस्था स्थापित हो जाती है। अब साम्य अवस्था को हम विस्तार से देखते हैं। साम्य अवस्था क्या होती है, किसे कहते हैं साम्य अवस्था। तो नेक्स्ट आता है साम्य अवस्था। उदाहरण के लिए, कोई अभिक्रिया हो रही है जिसमें दो अभिकारक A और B परस्पर अभिक्रिया करके दो उत्पाद C और D का निर्माण कर रहे हैं। जब कोई उत्क्रमणीय अभिक्रिया भौतिक या रासायनिक कोई भी प्रकार की हो, बंद पात्र या बंद बर्तन में संपन्न करवाई जाती है तो प्रारंभ में अग्र अभिक्रिया का वेग अधिक तथा पश्च या विपरीत अभिक्रिया का वेग कम होता है। कुछ समय बाद अग्र अभिक्रिया का वेग कम तथा पश्च या विपरीत अभिक्रिया का वेग बढ़ने लगता है। कुछ समय बाद एक अवस्था ऐसी आती है कि अग्र तथा विपरीत अभिक्रिया के वेग बराबर तथा स्थिर हो जाते हैं। इस अवस्था को ही साम्य अवस्था कहते हैं। तो साम्य अवस्था मीन्स अग्र और पश्च अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया की वह अवस्था होती है जिस पर अग्र और पश्च या अभिक्रिया का वेग बराबर हो जाता है। अतः किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की वह अवस्था जिस पर अग्र तथा विपरीत या अभिक्रिया के वेग बराबर हो जाते हैं साम्य अवस्था कहलाती है। अथवा किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की वह अवस्था जिस पर अभिकारकों व उत्पादों की सांद्रताएं स्थिर हो जाती है साम्य अवस्था कहलाती है। अर्थात अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता परिवर्तित नहीं होती है। इसको ग्राफ की सहायता से भी समझ लेते हैं। यदि अभिक्रिया का वेग और समय के बीच में ग्राफ ड्रॉ करें तो चूंकि प्रारंभ में उत्पादों की सांद्रता 0 होती है इसलिए पश्च अभिक्रिया का वेग 0 होता है, परंतु अभिकारकों की सांद्रता अधिकतम होती है इसलिए अग्र अभिक्रिया का वेग अधिकतम होता है। जैसे जैसे इनकी सांद्रताएं कम होती है अग्र अभिक्रिया का वेग घटता जाता है, और पश्च अभिक्रिया चूंकि उत्पाद बनने लग गए तो पश्च अभिक्रिया का वेग बढ़ने लग जाता है। तो एक अवस्था पर आकर अग्र अभिक्रिया का वेग पश्च अभिक्रिया के वेग के बराबर हो जाता है। यह अवस्था उत्क्रमणीय अभिक्रिया की यह स्थिति साम्य अवस्था कहलाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं
साम्य अवस्था और साम्य अवस्था के प्रकार। तो साम्य अवस्था के प्रकार की यदि बात करें तो सामान्यतः साम्य अवस्था भौतिक प्रक्रमों में साम्य अवस्था और रासायनिक प्रक्रमों में साम्य अवस्था। भौतिक प्रक्रमों में साम्य अवस्था की बात करें तो ठोस द्रव साम्य अवस्था हो सकती है, द्रव वाष्प साम्य अवस्था हो सकती है, ठोस वाष्प साम्य अवस्था हो सकती है, और द्रव में ठोस की घुलनशीलता संबंधी साम्य हो सकता है, और द्रव में गैस की घुलनशीलता संबंधी साम्य हो सकता है। रासायनिक प्रक्रमों में साम्य अवस्था की बात करें तो यह समांगी साम्य अवस्था और विषमांगी साम्य अवस्था हो सकता है। तो आइए इसको विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भौतिक प्रक्रमों में साम्य अवस्था। यदि भौतिक प्रक्रमों में साम्य अवस्था की बात करें तो नंबर 1 ठोस द्रव साम्य अवस्था। पानी की ठोस अवस्था बर्फ, उसकी द्रव अवस्था के बीच में परस्पर साम्य में होता है। यह अवस्था पानी का जो गलनांक होता है 273 केल्विन ताप और 1 एटीएन दाब पर प्राप्त होती है। इस स्थिति में अग्र अभिक्रिया का वेग और पश्च अभिक्रिया का वेग बराबर हो जाता है, और बर्फ और पानी की जो मात्राएँ होती हैं वो सामान्यतः स्थिर हो जाती है, और यह अवस्था विलगित निकाय या बंद पात्र में थर्मस फ्लास्क में प्राप्त होती है। द्रव वाष्प साम्य अवस्था की यदि बात करें तो इस स्थिति में पानी की जो द्रव अवस्था होती है वो उसकी वाष्प अवस्था के साथ साम्य में होती है। उदाहरण के लिए एक बंद पात्र में इस साम्य को यदि प्राप्त किया जाए तो इससे संबंधित मैनोमीटर नली में पानी का तल एक तरफ से नीचे हो जाता है और एक तरफ ऊपर से अधिक हो जाता है, क्योंकि जो गैस का आयतन होता है वो पानी की अपेक्षा ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ठोस वाष्प साम्य अवस्था। सामान्यतः कुछ ठोस ऐसे होते हैं जिनको गर्म करने पर वो द्रव में बदले बिना ही गैस की अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, अर्थात उनमें ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। उदाहरण के लिए आयोडीन अपनी ठोस अवस्था और आयोडीन की गैसीय अवस्था के बीच परस्पर साम्य की स्थिति होती है। बंद बर्तन में यह अवस्था प्राप्त की जा सकती है, यह साम्य प्राप्त किया जा सकता है, और इसमें जो बैंगनी रंग आयोडीन की गैसीय अवस्था का बैंगनी रंग होता है उसकी तीव्रता बढ़ करके स्थिर हो जाती है। प्रारंभ में रंगीन होता है पर धीरे धीरे बैंगनी रंग की तीव्रता बढ़ती जाती है और कुछ समय पश्चात बैंगनी रंग की तीव्रता स्टेबल हो जाती है। नेक्स्ट नंबर 4 बात करें द्रव में ठोस की घुलनशीलता संबंधी साम्य। उदाहरण के लिए चीनी को यदि पानी में डालें तो प्रारंभ में घुल जाता है, जैसे जैसे चीनी की मात्रा बढ़ाते जाते हैं एक स्थिति में जा कर के वह घुलना बंद हो जाती है, अर्थात संतृप्त अवस्था प्राप्त हो जाती है। तो चीनी की घुलनशील अवस्था और उसकी ठोस अवस्था के बीच में परस्पर साम्य प्राप्त होता है। तो स्थिर ताप पर संतृप्त विलयन में V1 बराबर V2 अर्थात अग्र अभिक्रिया का वेग पश्च अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है। नेक्स्ट नंबर 5 द्रव में गैस की घुलनशीलता संबंधी साम्य की यदि बात करें तो सामान्यतः गैसें द्रव में कम या अधिक मात्रा में विलय हो जाती है। उदाहरण के लिए सोडा वाटर में CO2 को जब विलय करते हैं तो उसकी घुलनशील अवस्था और गैसीय अवस्था के बीच में परस्पर साम्य होता है। इसमें अग्र अभिक्रिया का वेग और पश्च अभिक्रिया का वेग बराबर हो जाता है। स्थिर ताप और दाब पर यह अवस्था प्राप्त होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भौतिक प्रक्रमों में साम्य अवस्था के लक्षण। यदि भौतिक प्रक्रम में साम्य अवस्था के लक्षण की बात करें तो सामान्यतः अधिकतर बंद निकायों में यह साम्य अवस्था प्राप्त की जाती है, और इसकी प्रकृति गतिक होती है, अर्थात देखने से ऐसा लगता है जैसे अभिक्रिया रुक गई हो, परंतु अभिक्रिया वास्तव में रुकती नहीं है। इस स्थिति में अग्र अभिक्रिया का वेग और पश्च अभिक्रिया का वेग बराबर हो जाता है। नेक्स्ट नंबर 3 साम्य स्थापित होने के लिए निकाय तथा परिवेश के बीच ऊर्जा और द्रव का आदान प्रदान नहीं होना चाहिए, अर्थात अभिक्रिया बंद पात्र में होनी चाहिए। यदि ऊर्जा और द्रव का आदान प्रदान हुआ तो साम्य प्राप्त नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट नंबर 4 प्रेक्षणीय गुण स्थिर हो जाते हैं, अर्थात जो दिखाई देने वाले गुण हैं वो सामान्यतः हमको स्टेबल नज़र आते हैं, और पदार्थों की सांद्रता स्थिर हो जाती है। साम्य अवस्था पर आकर के पदार्थ की जो सांद्रता है वो अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रासायनिक प्रक्रमों में साम्य अवस्था। यदि रासायनिक प्रक्रम में साम्य अवस्था की बात करें तो सबसे उदाहरण के लिए एक उदाहरण देखते हैं H2 गैस और आयोडीन गैस साम्य अवस्था पर हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ यह साम्य में होता है। तो किसी उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया की वह अवस्था जिस पर अग्र तथा पश्च अभिक्रिया के वेग समान हो जाते हैं रासायनिक साम्य अवस्था कहलाती है, अथवा किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की वह अवस्था जिस पर अभिकारकों तथा उत्पादों की सांद्रता स्थिर हो जाती है रासायनिक साम्य अवस्था कहलाती है। ये हम पहले भी देख चुके हैं कि साम्य अवस्था पर आकर अग्र अभिक्रिया का वेग और पश्च अभिक्रिया का वेग सामान्यतः स्थिर हो जाता है, बराबर हो जाता है, और इनकी सांद्रताएं अभिकारक और उत्पाद की सांद्रताएं स्थिर हो जाती हैं।
नेक्स्ट, रासायनिक साम्य के लक्षणों की यदि बात करें तो सबसे पहले रासायनिक साम्य पर अग्र तथा पश्च अभिक्रिया के वेग समान होते हैं। रासायनिक साम्य पर अग्र और पश्च अभिक्रिया के वेग समान होते हैं। नंबर 2, साम्य पर अभिकारक व उत्पाद की सांद्रता स्थिर हो जाती हैं। ये हम पहले भी देख चुके हैं। साम्य अवस्था गतिक होती है, अर्थात देखने से ऐसा लगता है जैसे अभिक्रिया रुक गई है, परंतु अभिक्रिया रुकती नहीं है। इसमें अग्र अभिक्रिया का वेग और पश्च अभिक्रिया का वेग बराबर हो जाता है, अर्थात साम्य अवस्था पर अभिक्रिया रुकती नहीं है, अपितु दोनों दिशाओं में समान वेग से चलती रहती है। नेक्स्ट, साम्य अवस्था ताप, दाब व सांद्रण पर निर्भर करती है, अर्थात एक स्थिर ताप, दाब और सांद्रण पर अभिक्रिया की साम्य अवस्था डिपेंड करती है। नेक्स्ट, उत्प्रेरक द्वारा साम्य अवस्था प्रभावित नहीं होती है, परंतु साम्य अवस्था शीघ्र प्राप्त हो जाती है। उत्प्रेरक साम्य अवस्था को प्रभावित नहीं करता है, परंतु साम्य अवस्था इससे शीघ्र प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट, साम्य अवस्था अनंत समय तक बनी रहती है। नेक्स्ट, नंबर 7, साम्य पर मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। ये हमने थर्मोडायनेमिक्स के अंदर भी पढ़ा है कि मुक्त ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा जी का मान 0 हो जाता है। साम्य पर मापे जाने वाले गुण जैसे रंग, घनत्व, ताप, दाब, सांद्रता आदि में कोई परिवर्तन नहीं होता है। साम्य वाली स्थिति पर जो भौतिक गुण है उसके रंग, घनत्व, ताप, दाब, सांद्रता इनमें कोई चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट, रासायनिक साम्य के प्रकार की यदि बात करें तो यह 2 प्रकार का होता है। नंबर 1, समांगी साम्य और नंबर 2, विषमांगी साम्य। यदि समांगी साम्य की बात करें, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, इसमें अभिकारक तथा उत्पाद एक ही भौतिक अवस्था में होते हैं। उदाहरण के लिए आयोडीन हाइड्रोजन या गैसीय अवस्था में है, प्लस आयोडीन गैसीय अवस्था में, और बनने वाला उत्पाद हाइड्रोजन आयोडाइड भी गैसीय अवस्था में है। तो इस अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद की भौतिक अवस्था सेम है, इस कारण इसको समांगी साम्य कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं विषमांगी साम्य या हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम। इसमें अभिकारक तथा उत्पाद अलग अलग भौतिक अवस्था में होते हैं। उदाहरण के लिए कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूट जाता है। इस साम्य के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड अवस्था में, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड अवस्था में और CO2 गैसीय अवस्था में। चूँकि यहाँ अभिकारक ठोस अवस्था में है और एक उत्पाद गैसीय अवस्था में, इसलिए यह विषमांगी साम्य होता है। नेक्स्ट बात करते हैं सक्रिय द्रव्यमान या एक्टिव मास। तो किसी पदार्थ के एक्टिव मास, सक्रिय द्रव्यमान सामान्यतः एक प्रकार की सांद्रता ही होती है। किसी पदार्थ के 1 लीटर आयतन में उपस्थित मोलों की संख्या को उसका सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं। इसे वर्गाकार कोष्ठक द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अतः सक्रिय द्रव्यमान बराबर पदार्थ के मोल बटे आयतन लीटर में बराबर भार बटे अणुभार। चूँकि पदार्थ के मोल को भार या ग्राम में मात्रा में अणुभार का भाग दे करके मोल में चेंज कर सकते हैं, इनटू आयतन लीटर में। या पदार्थ का भार यदि W है, उसका अणुभार M है और आयतन V है, तो W बटे M इंटू V ये सक्रिय द्रव्यमान कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम। तो द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम यह सामान्यतः इस नियम को सबसे पहले गुलबर्ग तथा भागे अंकल ने दिया था। और ये नियम क्या कहता है कि स्थिर ताप पर किसी पदार्थ या अभिकारक के क्रिया करने की दर उसके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है, सक्रिय द्रव्यमान या सांद्रता के समानुपाती होती है, तथा पूरी अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होती है। उदाहरण के लिए 2 अभिकारक है A और B, परस्पर अभिक्रिया करके 2 उत्पाद C और D का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया में द्रव अनुपाती क्रिया नियम के अकॉर्डिंग A के क्रिया करने की दर A के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है, B के क्रिया करने की दर B के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है, C के क्रिया करने की दर C के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है, और इसी प्रकार D के क्रिया करने की दर D के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है। यदि अग्र अभिक्रिया की दर की बात करें तो अग्रिम अभिक्रिया की दर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन समानुपाती होती है अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल, अर्थात A और B के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। और जब समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो यहाँ कांस्टेंट आता है Kf, जो अग्र अभिक्रिया का दर नियतांक कहलाता है। Rf बराबर Kf इंटू A का सक्रिय द्रव्यमान इंटू B का सक्रिय द्रव्यमान। या इसी प्रकार विपरीत अभिक्रिया की दर
आर बी रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन समानुपाती होता है सी के सक्रिय द्रव्यमान और डी के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के। जब समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो यहाँ कांस्टेंट के भी आता है। आर बी बराबर के बी इंटू सी का सक्रिय द्रव्यमान इंटू डी का सक्रिय द्रव्यमान, जहाँ के एफ है के बी अग्र तथा पश्च अभिक्रिया के वेग स्थिरांक या वेग नियतांक हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं साम्य स्थिरांक के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। माना एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया निम्न प्रकार से चलती है जिसमें ए के ओ मोल बी के बी मोल से अभिक्रिया करके सी के सी मोल और डी के डी मोल बनाते हैं। आर एफ अग्र अभिक्रिया का वेग और के एफ अग्र अभिक्रिया वेग नियतांक, आर बी पश्च अभिक्रिया का वेग और के बी पश्च अभिक्रिया का वेग नियतांक। अतः द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से अग्र अभिक्रिया का वेग आर एफ बराबर के एफ इंटू ए की पावर ए इंटू बी की पावर बी। इसी प्रकार पश्च अभिक्रिया का वेग आर बी बराबर के बी इंटू सी की पावर सी इंटू डी की पावर डी। चूँकि साम्य अवस्था पर अग्र अभिक्रिया का वेग और पश्च अभिक्रिया का वेग बराबर होता है, अतः के एफ इंटू ए की पावर ए इंटू बी की पावर बी बराबर के बी इंटू सी की पावर सी इंटू डी की पावर डी। और इस समीकरण से के एफ बटे के बी बराबर सी की पावर सी इंटू डी की पावर डी बटे ए की पावर ए इंटू बी की पावर बी बराबर के सी। अर्थात साम्य स्थिरांक के सी अग्र अभिक्रिया वेग साम्य स्थिरांक के सी अग्र अभिक्रिया का वेग नियतांक और पश्च अभिक्रिया के वेग नियतांक के अनुपात के बराबर होता है, या उत्पादों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल तथा अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। या इससे के सी बराबर के एफ बटे के बी बराबर सी की पावर सी इंटू डी की पावर डी बटे ए की पावर ए इंटू बी की पावर बी। अतः स्थिर ताप पर किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए अग्रिम अभिक्रिया के वेग स्थिरांक तथा विपरीत अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के अनुपात को उस अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक कहते हैं, अथवा स्थिर ताप पर किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की साम्य अवस्था पर उत्पादों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल तथा अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के अनुपात को अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक के सी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। के सी साम्य स्थिरांक उत्पादों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल तथा अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं के सी का व्यंजक लिखना। फॉर एग्जाम्पल, दो अभिकारक ए और बी परस्पर अभिक्रिया करके दो उत्पाद सी और डी का निर्माण करते हैं। इसके लिए साम्य स्थिरांक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी बराबर उत्पादों के सक्रिय द्रव्यमान का गुणनफल सी इंटू डी बटे अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान का गुणनफल ए इंटू डी के अनुपात के बराबर होता है। इसी प्रकार एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करें, ए के ए मोल बी के बी मोल परस्पर अभिक्रिया करके सी के सी मोल और डी के डी मोल बनाते हैं। इस अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक के सी बराबर सी की पावर सी इंटू डी की पावर डी बटे ए की पावर ए इंटू बी की पावर बी होता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन परस्पर अभिक्रिया करके अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं। इसके लिए साम्य स्थिरांक के सी उत्पादों का सक्रिय द्रव्यमान बटे अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात NH3 की पावर 2 बटे N2 इंटू H2 की पावर 3 के अनुपात के बराबर होता है। इसी प्रकार एग्जाम्पल नंबर 4, अमोनिया ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड और जल का निर्माण करती है। इस अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक के सी बराबर NO की पावर 4 इंटू H2O की सक्रिय द्रव्यमान की पावर 6 बटे NH3 का सक्रिय द्रव्यमान की पावर 4 इंटू O2 के सक्रिय द्रव्यमान की पावर 5 के अनुपात के बराबर होता है। गैसीय अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक Kp, गैसीय अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक को Kp से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अभिकारक ए गैसीय अवस्था में, बी गैसीय अवस्था में अभिक्रिया करके उत्पाद सी गैसीय अवस्था में और डी गैसीय अवस्था का निर्माण करते हैं। इसके लिए साम्य स्थिरांक Kc बराबर सी का सक्रिय द्रव्यमान इंटू डी का सक्रिय द्रव्यमान बटे ए का सक्रिय द्रव्यमान इंटू बी के सक्रिय द्रव्यमान के अनुपात के बराबर होता है। Kp इस अभिक्रिया के लिए Pc इंटू पी डी, यहाँ Pc उत्पाद सी का आंशिक दाब तथा Pd उत्पाद डी का आंशिक दाब है बटे Pa जो ए का आंशिक दाब है इंटू Pv बी के आंशिक दाब के अनुपात के बराबर होता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट एग्जांपल, ए के ए मोल
गैसीय अवस्था में बी के बी मूल गैसीय अवस्था से अभिक्रिया करके सी के सी मूल गैसीय अवस्था और डी के डी मूल गैसीय अवस्था में बनाते हैं। इस अभिक्रिया के लिए के पी बराबर पी सी की पावर सी, जहाँ पी सी का आंशिक दाब है, इंटू पी डी की पावर डी बटे पी ए की पावर ए इंटू पी बी की पावर बी के अनुपात के बराबर होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं के पी व के सी में संबंध। माना एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया निम्न प्रकार से होती है, जिसमें ए के ए मोल बी के बी मोल से अभिक्रिया करके सी के सी मोल और डी के डी मोल बनाते हैं। चूंकि इस अभिक्रिया के लिए के सी बराबर सी की पावर सी इंटू डी की पावर डी बटे ए की पावर ए इंटू बी की पावर बी होता है, समीकरण नंबर 1। तथा इस अभिक्रिया के लिए के पी बराबर पी सी की पावर सी इंटू पी डी की पावर डी बटे पी ए की पावर ए इंटू पी बी की पावर बी, ये समीकरण नंबर 2। एक आदर्श गैस समीकरण होती है, हम पहले पढ़ चुके हैं। चूँकि पी वी बराबर एन आर टी आदर्श गैस समीकरण होती है, जहाँ इस समीकरण से P बराबर एन बटे वी आर टी लिख सकते हैं, या P बराबर सी आर टी, जहाँ सी सांद्रता है, बराबर एम आर टी भी इसको लिख सकते हैं। अतः पी सी की पावर सी बराबर सी की पावर सी इंटू आर टी की पावर सी। इसी प्रकार पी डी की पावर डी बराबर डी की पावर डी इंटू आर टी की पावर डी होता है। इसी प्रकार पी ए की पावर ए बराबर ए की पावर ए इंटू आर टी की पावर ए, तथा पी बी की पावर बी बराबर बी की पावर बी इंटू आर टी की पावर बी होता है। ये सभी मान समीकरण 2 में रखने पर के पी बराबर सी की पावर सी इंटू आर टी की पावर सी इंटू डी की पावर डी इंटू आर टी की पावर डी बटे ए की पावर ए इंटू आर टी की पावर ए इंटू बी की पावर बी इंटू आर टी की पावर बी। इसी प्रकार के पी बराबर सी की पावर सी इंटू डी की पावर डी बटे ए की पावर ए इंटू बी की पावर बी। इसको अलग कर सकते हैं, आर टी इक्वेशन को हम अलग कर सकते हैं, आर टी की पावर सी इंटू आर टी की पावर डी बटे आर टी की पावर ए इंटू आर टी की पावर बी, जहाँ आर गैस नियतांक है और टी टेम्परेचर है। या के पी बराबर के सी आर टी की पावर सी, ये पूरी इक्वेशन के सी के बराबर होती है, आर टी की पावर सी प्लस डी बटे आर टी की पावर ए प्लस बी। नेक्स्ट के पी बराबर के सी इंटू आर टी के पावर सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, जहाँ सी प्लस डी उत्पादों के कुल मोलों की संख्या और ए प्लस बी अभिकारकों के कुल मोलों की संख्या होती है। यदि सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी बराबर डेल्टा एन, अर्थात उत्पादों के मोल माइनस अभिकारकों के मोल, इनका अंतर डेल्टा एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो के पी बराबर के सी आर टी की पावर डेल्टा एन, ये आपको ध्यान रखना है। के पी और के सी में संबंध होता है, के पी बराबर के सी की पावर के सी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन, जहाँ डेल्टा एन उत्पादों के मोल माइनस अभिकारकों के मोल होता है। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखते हैं। H2 गैसीय अवस्था में आयोडीन से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन आयोडाइड गैसीय पदार्थ का निर्माण करता है। इसके लिए के पी बराबर के सी आर टी की पावर डेल्टा एन की यदि बात करें, उत्पादों के मोल 2 है और अभिकारकों के मोल 1 प्लस 1, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से जैसा कि दिखाई दे रहा है 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2 करते हैं तो 0 आता है, और किसी भी राशि की पावर 0 का मान 1 होता है। तो के पी बराबर के सी इंटू आर टी की पावर 0, इसलिए के पी बराबर के सी। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं। तो N2 गैसीय अवस्था में हाइड्रोजन गैसीय अवस्था से अभिक्रिया करके अमोनिया गैस का निर्माण करते हैं। इसके लिए के पी बराबर के सी आर टी की पावर, यदि उत्पादों के मोल देखें तो 2 और अभिकारकों के मोल देखें तो 3 प्लस 1 4, अतः के पी बराबर के सी आर टी की पावर 2 माइनस 4 अर्थात -2। तो के पी बराबर के सी इंटू आर टी की पावर -2 होता है। इसलिए इस अभिक्रिया के लिए के पी का मान के सी से कम होता है। एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करें तो PCl5 गैसीय अवस्था वियोजित होकर के PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया के लिए के पी बराबर के सी आर टी की पावर, यदि उत्पादों के मोल माइनस अभिकारकों के मोल करें तो 1 प्लस 1 2 में 2 माइनस 1 बराबर 1। तो के पी बराबर के सी आर टी की पावर 2 माइनस 1, के पी बराबर के सी आर टी की पावर 1। इस इक्वेशन के लिए के पी का मान के सी से अधिक होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं के पी तथा के सी के मात्रक। यदि के सी के मात्रक की बात करें तो के सी का मात्रक मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एन होता है, जब डेल्टा एन उत्पादों के मोल माइनस
अभिकारकों के मोल होता है। इसी प्रकार Kp का मात्रक Atm की पावर डेल्टा n होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं। और N2O4 गैसीय अवस्था वियोजित होकर के NO2 गैस का निर्माण करते हैं। इसके लिए डेल्टा n का मान 2 - 1 अर्थात 1। तो Kc का मात्रक मोल पर लीटर की पावर डेल्टा n अर्थात मोल पर लीटर की पावर 1 अर्थात इसको मोल प्रति लीटर कह सकते हैं। इसी प्रकार Kp का मात्रक Atm की पावर डेल्टा n, जब डेल्टा n का मान 1 है तो Atm की पावर 1 अर्थात Atm के बराबर Atm इसका मात्रक होता है। एग्जाम्पल नंबर 2 की यदि बात करें तो हाइड्रोजन गैस आयोडीन गैस से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन आयोडाइड गैस का निर्माण करते हैं। इसके लिए डेल्टा n का मान 0 होता है। तो Kc का मात्रक मोल पर लीटर की पावर 0 अर्थात कोई मात्रक नहीं होता। इसी प्रकार Kp का मात्रक की यदि बात करें तो Atm की पावर 0 अर्थात इसका भी कोई मात्रक नहीं होता। एग्जाम्पल नंबर 3 की यदि बात करें तो नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया करके अमोनिया गैस का निर्माण करती है। इसके लिए डेल्टा n 2 - 4 अर्थात -2। तो Kc का मात्रक मोल पर लीटर की पावर -2 या इसको लीटर स्क्वायर बटे मोल स्क्वायर कह सकते हैं। इसी प्रकार Kp का मात्रक बराबर Atm की पावर -2। नेक्स्ट देखते हैं अग्र तथा पश्च अभिक्रियाओं के साम्य स्थिरांकों में संबंध। तो दो अभिकारक A गैस B गैस से अभिक्रिया करके C गैस प्लस D गैस का निर्माण करते हैं। तो अग्र अभिक्रिया के इस अभिक्रिया के लिए अग्र अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक Kc बराबर C का सक्रिय द्रव्यमान इंटू D का सक्रिय द्रव्यमान बटे A का सक्रिय द्रव्यमान इंटू B का सक्रिय द्रव्यमान, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार इसका हम पश्च अभिक्रिया की बात करें तो C गैस D गैस से अभिक्रिया करके A गैस और B गैस का निर्माण करती है। तो इस पश्च अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक Kc डैश बराबर A का सक्रिय द्रव्यमान इंटू B का सक्रिय द्रव्यमान बटे C का सक्रिय द्रव्यमान इंटू D का सक्रिय द्रव्यमान होता है, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर Kc बराबर 1/Kc डैश होता है या Kc डैश बराबर 1/Kc अर्थात नया साम्य स्थिरांक पुराने साम्य स्थिरांक के जस्ट अपोजिट के बराबर होता है। यदि नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं। यदि अभिक्रिया N2 गैस हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया करके अमोनिया गैस के लिए साम्य स्थिरांक का मान 100 है तो अभिक्रिया 2NH3 गैस N2 गैस प्लस 3H2 गैस के लिए साम्य स्थिरांक का मान ज्ञात कीजिए। यदि दोनों समीकरणों की हम तुलना करें तो दूसरा समीकरण पहले समीकरण को उल्टा करके प्राप्त किया गया है, अर्थात दूसरा समीकरण पहले समीकरण के पश्च अभिक्रिया है। साम्य स्थिरांक का मान ज्ञात करना है। इसके लिए नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस से क्रिया करके अमोनिया गैस बनाती है। इसके लिए Kc बराबर 100। अमोनिया गैस वियोजित होकर के नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का निर्माण करती है। इसके लिए Kc डैश हमको पता करना है। क्योंकि हम जानते हैं कि पश्च अभिक्रिया के लिए जो Kc डैश होता है साम्य स्थिरांक अग्र अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक का व्युत्क्रम होता है। चूंकि Kc डैश बराबर 1/Kc इसलिए Kc डैश बराबर 1/100 बराबर 10⁻⁻2 बराबर इसको हम लिख सकते हैं 0.01 मोल पर लीटर का स्क्वायर। नेक्स्ट हम बात करते हैं साम्य स्थिरांक पर रस समीकरणमितीय गुणांकों का प्रभाव। नंबर 1, क्या क्या प्रभाव पड़ता है रस समीकरणमितीय गुणांकों का साम्य स्थिरांक पर। नंबर 1, समीकरण को पलटने पर Kc पर क्या प्रभाव पड़ता है ये हम देख चुके हैं। ऊपर समीकरण को जब पलटते हैं तो नया साम्य स्थिरांक पुराने साम्य स्थिरांक का व्युत्क्रम होता है। फॉर एग्जाम्पल N2 प्लस 3H2 2NH3 अमोनिया का निर्माण करते हैं। इसके लिए Kc बराबर NH3 का सक्रिय द्रव्यमान का स्क्वायर बटे N2 का सक्रिय द्रव्यमान इंटू H2 के सक्रिय द्रव्यमान की घात 3। अमोनिया वियोजित होकर के इसको हमने पश्च समीकरण यदि लिखे पश्च अभिक्रिया इसकी प्रदर्शित करें तो 2NH3 N2 प्लस 3H2 इसके लिए Kc डैश बराबर N2 का सक्रिय द्रव्यमान इंटू H2 का सक्रिय द्रव्यमान की पावर 3 बटे NH3 के सक्रिय द्रव्यमान का स्क्वायर। यदि इन दोनों की तुलना करें तो Kc डैश बराबर 1/Kc के बराबर होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट दूसरा प्रभाव, समीकरण को 2 से भाग देने पर यदि हम समीकरण को 2 से भाग दें तो नया साम्य स्थिरांक जो होता है वो उसकी घात के ऊपर
2 से भाग देने का मतलब 1/2 से गुणा करना है। N2 + 3s2 2NH3 Kc बराबर NH3 के सक्रिय द्रव्यमान का स्क्वायर बटे N2 का सक्रिय द्रव्यमान इंटू S2 के सक्रिय द्रव्यमान की घात 3। 2 का भाग देने से मतलब 1/2 से गुणा किया, 1/2 N2 प्लस 3/2 S2 रिवर्सिबल NH3 Kc डैश, इसके लिए NH3 का सक्रिय द्रव्यमान बटे N2 का सक्रिय द्रव्यमान की पावर 1/2 इंटू S2 के सक्रिय द्रव्यमान की पावर 3/2। इसलिए जो नया साम्य स्थिरांक होगा Kc डैश बराबर √Kc के बराबर होगा। जैसा कि दोनों समीकरण की हम तुलना करें तो सामान्यतः तो इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि समीकरण को हम जिस संख्या से भी भाग देते हैं, जिस संख्या से भी गुणा करते हैं, वह नया साम्य स्थिरांक पुराने साम्य स्थिरांक की घात के ऊपर वह आ जाता है। नंबर 3, समीकरण को 2 से गुणा करने पर, यदि हम किसी भी संख्या से गुणा करें तो वह नया साम्य स्थिरांक पुराने साम्य स्थिरांक के ऊपर घात लगाने पर प्राप्त मान के बराबर होता है। S2 + I2 2HI Kc बराबर HI के सक्रिय द्रव्यमान का स्क्वायर बटे S2 का सक्रिय द्रव्यमान इंटू I2 का सक्रिय द्रव्यमान 2HI + 2I2 4HI। अर्थात हमने पहले समीकरण को 2 से गुणा करके दूसरा समीकरण प्राप्त किया है। तो इसके लिए Kc डैश बराबर HI के सक्रिय द्रव्यमान घात 4 बटे S2 का सक्रिय द्रव्यमान का स्क्वायर इंटू I2 का सक्रिय द्रव्यमान का स्क्वायर। यदि इन दोनों की तुलना करें तो Kc डैश बराबर Kc के स्क्वायर के बराबर होता है। अर्थात इस पर यदि हम स्क्वायर लगा दें दोनों तरफ तो हमको समीकरण दूसरी प्राप्त हो जाती है। अर्थात इसे हम कह सकते हैं Kc डैश बराबर Kc का स्क्वायर। इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी समीकरण को जिस स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक से जिस अंक से गुणा करते हैं तो नया साम्य स्थिरांक पुराने साम्य स्थिरांक के ऊपर वह घात के रूप में लगा करके प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट n से भाग देने पर Kc डैश नया साम्य स्थिरांक बराबर n √Kc के बराबर होता है और n से गुणा करने पर Kc डैश बराबर Kc की पावर n के बराबर होता है। नेक्स्ट नंबर 4, किसी समीकरण को 2 आंशिक समीकरणों में दिखाने पर, यदि मान लीजिए उदाहरण के लिए N2 प्लस ऑक्सीजन अभिक्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 बनाता है। इसके लिए साम्य स्थिरांक Kc बराबर NO2 का सक्रिय द्रव्यमान का स्क्वायर बटे N2 का सक्रिय द्रव्यमान इंटू O2 के सक्रिय द्रव्यमान का स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है। इसको 2 समीकरणों में यदि विभाजित किया जाए, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। इसके लिए Kc1 बराबर NO का स्क्वायर बटे N2 इंटू O2। समीकरण नंबर 2 2NO प्लस O2 रिवर्सिबल 2NO2। इसके लिए Kc2 बराबर NO2 का स्क्वायर NO2 के सक्रिय द्रव्यमान का स्क्वायर बटे NO के सक्रिय द्रव्यमान का स्क्वायर इंटू O2 का सक्रिय द्रव्यमान। इन दोनों समीकरणों को जोड़ने से समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने से हमको मूल समीकरण प्राप्त होती है। तो दोनों की तुलना करते हैं तो Kc बराबर Kc1 इंटू Kc2 के बराबर हो जाता है। यानी कि इन दोनों समीकरणों का मल्टीप्लाई करें, इन दोनों समीकरणों को मल्टीप्लाई करें तो हमको ये समीकरण प्राप्त होता है। तो नया साम्य स्थिरांक सामने तो पुराना साम्य स्थिरांक जो होता है वो नए साम्य स्थिरांकों के गुणनफल के बराबर होता है। यह आपको याद रखना है। समीकरण को पलटकर 2 से भाग करने पर, समीकरण को पलटा तो पुराने साम्य स्थिरांक को पलटो, 2 से भाग दिया तो अर्थात 1/2 से गुणा किया। तो 1/2 से गुणा करने का मतलब है कि उसके ऊपर घात 1/2 और घात 1/2 का मतलब है उसका वर्गमूल। उदाहरण के लिए H2 + I2 2HI। इसके लिए Kc बराबर HI के सक्रिय द्रव्यमान का स्क्वायर बटे H2 का सक्रिय द्रव्यमान इंटू I2 का सक्रिय द्रव्यमान। HI बराबर 2 से इसको समीकरण को पलट दिया गया है और 2 से भाग दिया या 1/2 से गुणा कर दिया। तो समीकरण पलटा तो नया साम्य स्थिरांक जो है पुराने साम्य स्थिरांक को पलट कर और भाग 1/2 से गुणा किया तो वह घात 1/2 अर्थात वर्गमूल के बराबर होता है। इन दोनों समीकरण की यदि तुलना करते हैं तो Kc डैश बराबर 1/√Kc के बराबर होता है। नेक्स्ट, HI के निर्माण की अभिक्रिया के लिए Kc व Kp की गणना। हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन आयोडाइड गैस का निर्माण करता है। हाइड्रोजन गैस
आयोडीन गैस रिवर्सिबल 2HI। प्रारंभ में मान लीजिए इसके ए मोल है, हाइड्रोजन के ए मोल है, आयोडीन के बी मोल है और हाइड्रोजन आयोडाइड के 0 मोल होते हैं क्योंकि अभिक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है। साम्य स्थिति पर मान लीजिए हाइड्रोजन के x मोल आयोडीन के x मोल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन आयोडाइड के 2x मोल बनाते हैं क्योंकि इसके लिए स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक 2 है, इसलिए जो यहाँ से कम हो रहा है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना पड़ेगा। जहाँ x वियोजन की मात्रा है, यदि बर्तन का आयतन V लीटर हो तो H2 बराबर A माइनस एक्स बटे V, क्योंकि जब भी हमको सांद्रता पता करनी होती है, सक्रिय द्रव्यमान पता करना होता है तो मूल मात्रा में आयतन का भाग देते हैं। इसी प्रकार I2 बराबर B माइनस एक्स बटे V या HI बराबर 2x अपॉन V, इसकी मात्रा 2x बन गई साम्य पर, तो इसका सक्रिय द्रव्यमान 2x अपॉन V के बराबर होता है। अतः द्रव अनुपाती क्रिया नियम से Kc बराबर HI का सक्रिय द्रव्यमान का स्क्वायर बटे H2 का सक्रिय द्रव्यमान इंटू I2 का सक्रिय द्रव्यमान। Kc बराबर 2x अपॉन V इंटू 2x अपॉन V, चूँकि HI का स्क्वायर जो होता है 2x अपॉन V के बराबर होता है। 2x अपॉन V का होल स्क्वायर अर्थात 2x अपॉन V इंटू 2x अपॉन V। H2 का जो सक्रिय द्रव्यमान है A माइनस एक्स अपॉन V और I2 का सक्रिय द्रव्यमान B माइनस एक्स अपॉन V। इसको जब सोल्व करते हैं तो Kc बराबर 4x स्क्वायर अपॉन A माइनस एक्स इंटू B माइनस एक्स होता है। चूँकि Kp बराबर Kc RT की पावर डेल्टा n होता है। Kp बराबर Kc RT की पावर 2 माइनस 2 डेल्टा n अर्थात उत्पादों के मोल माइनस अभिकारकों के मोल, 2 माइनस 2 अर्थात 0। तो Kp बराबर Kc RT की पावर 0 अर्थात Kp बराबर Kc। तो हम ये कह सकते हैं जिन समीकरणों के लिए डेल्टा n का मान 0 होता है उन केसों में Kp और Kc दोनों बराबर होते हैं। Kp बराबर 4x स्क्वायर अपॉन A माइनस एक्स इंटू B माइनस एक्स होता है। नेक्स्ट ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आपको सॉल्व करके देखना है। कोई दिक्कत आती है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना है। निम्न अभिक्रियाओं के लिए Kc और Kp के मान आपको पता करने हैं। नेक्स्ट साम्य पर विभिन्न कारकों का प्रभाव। साम्य पर विभिन्न कारकों का क्या प्रभाव पड़ता है, इसको लास आतेली ने एक नियम की सहायता से प्रदर्शित किया, नियम की सहायता से बताया। इस नियम के अनुसार यदि किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की साम्य अवस्था पर किसी कारक जैसे ताप, दाब या सांद्रता में परिवर्तन किया जाता है तो साम्य अवस्था उस दिशा में विस्थापित हो जाती है जिस दिशा में किए गए परिवर्तन का प्रभाव समाप्त होता है। तो यह आपको याद रखना है, यदि किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की साम्य अवस्था पर किसी कारक जैसे ताप, दाब या सांद्रता में परिवर्तन किया जाता है तो साम उस दिशा में चला जाता है, साम उस दिशा में विस्थापित होता है जिस दिशा में परिवर्तन का प्रभाव समाप्त या कम होता है। तो इस पर साम्य पर विभिन्न कारकों के प्रभाव को हम देखते हैं। नंबर 1, सांद्रता में परिवर्तन का प्रभाव। तो सांद्रता में परिवर्तन की यदि बात करें तो अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने पर साम्य अग्र दिशा में विस्थापित हो जाता है, क्योंकि उनकी सांद्रता तब कम होगी जब अभिक्रिया आगे चलेगी। जबकि उत्पादों की सांद्रता बढ़ाने पर, चूंकि उत्पाद की सांद्रता यदि हमने बढ़ाई है तो उनकी सांद्रता कब कम होगी, जब अभिक्रिया पश्चिम दिशा में चलेगी। तो उत्पादों की सांद्रता बढ़ाने पर साम्य विपरीत दिशा या पश्चिम दिशा में विस्थापित हो जाता है। नेक्स्ट नंबर 2, दाब में परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है साम्य पर। तो दाब बढ़ाने पर साम्य उस दिशा में विस्थापित हो जाता है जिस दिशा में अणुओं की संख्या घटती है। इसको हम उदाहरण की सहायता से भी देखेंगे। तो नेक्स्ट बात करते हैं, चूंकि अणुओं की संख्या जिधर घटती है उधर सामान्यतः आयतन में कमी होती है, तो दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया उस ओर विस्थापित होती है जिधर अणुओं की संख्या घटती है या आयतन में कमी होती है। नेक्स्ट नंबर 3, ताप में परिवर्तन का प्रभाव। ताप बढ़ाने पर साम्य उस दिशा में विस्थापित हो जाता है जिस दिशा में ऊष्मा अवशोषित होती है, अर्थात जिस दिशा में अभिक्रिया ऊष्मा शोषी होती है। नेक्स्ट नंबर 4, उत्प्रेरक का प्रभाव। उत्प्रेरक के प्रयोग से साम्य अवस्था अपरिवर्तित रहती है परंतु साम्य शीघ्र प्राप्त हो जाता है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। नेक्स्ट, अक्रिय गैस का प्रभाव। तो अक्रिय गैस यदि मिलाई जाती है तो अक्रिय गैस मिलाने पर साम्य अवस्था उस दिशा में विस्थापित हो जाती है जिस दिशा में अणुओं की संख्या घटती है या आयतन में कमी होती है। तो लॉस आयतलीय नियम का हम अनुप्रयोग देखते हैं, एप्लीकेशन। उदाहरण की सहायता से इनको समझते हैं।
तो अनुप्रयोग रासायनिक साम पर लासातेली नियम के अनुप्रयोग। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन गैस आयोडीन से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन आयोडाइड गैस का निर्माण करती है। प्लस क्यू अर्थात अभिक्रिया ऊष्माक्षेपीय ऊष्मा अभिक्रिया के दौरान बाहर निकलती है या अग्र दिशा में ऊष्मा बाहर निकलती है। ताप का क्या प्रभाव पड़ता है इस पर? यदि टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग पश्च या विपरीत दिशा में बढ़ जाएगा, क्योंकि अभिक्रिया उधर विस्थापित होगी जिधर ऊष्मा शोषी हो रही होती है ताप बढ़ाने पर, जिसके कारण Kc व Kp का मान घट जाएगा। अब चूंकि हम ऊष्मा बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया पश्च दिशा में चलेगी, तो Kc अर्थात HI के सक्रिय द्रव्यमान का स्क्वायर बटे H2 का सक्रिय द्रव्यमान इंटू I2 का सक्रिय द्रव्यमान, इसमें Kc का मान, चूंकि HI की सांद्रता घटती है पश्च दिशा में चलने के कारण, इसलिए Kc और Kp का मान घट जाएगा। दाब के प्रभाव की यदि बात करें, चूंकि उत्पाद और अभिकारक में अणुओं की संख्या बराबर है, इसलिए दाब का कोई इस साम्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। सांद्रता के प्रभाव की बात करें तो हाइड्रोजन और आयोडीन की सांद्रता बढ़ाने पर साम्य अग्र दिशा में विस्थापित होता है, क्योंकि अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाते हैं तो सांद्रता के बढ़ाने का प्रभाव कब कम होगा? जब अभिक्रिया अग्र दिशा में विस्थापित होगी। नेक्स्ट नंबर 4, उत्प्रेरक की उपस्थिति। साम्य पर उत्प्रेरक की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं होता, परंतु साम्य अवस्था शीघ्र प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट नंबर 5, अक्रिय गैस की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अणु की संख्या दोनों तरफ इक्वल है, बराबर है। यह आपका होमवर्क है, और इस पर लासातेली नियम के अनुप्रयोग से ताप के प्रभाव, दाब का प्रभाव, सांद्रता परिवर्तन का प्रभाव, प्रेरक की उपस्थिति, अक्रिय गैस की उपस्थिति का क्या प्रभाव पड़ता है आपको बताना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2, नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया करके अमोनिया गैस का निर्माण करती है। यह अभिक्रिया भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, अर्थात अभिक्रिया के दौरान अग्र दिशा में अभिक्रिया में ऊष्मा उत्सर्जित होती है। यदि ताप के प्रभाव की बात करें तो तापमान बढ़ाने पर Kc घटता है। साम्य अर्थात साम्य पश्च दिशा में पीछे की ओर विस्थापित होता है। दाब परिवर्तन के प्रभाव की बात करें तो दाब बढ़ाने पर साम्य अग्र दिशा में, क्योंकि अग्र दिशा में अर्थात उत्पाद में अणुओं की संख्या 2 है और अभिकारक में अणुओं की संख्या 4 है, 3 + 1 4 है, तो दाब बढ़ाने पर साम्य उस ओर विस्थापित होता है जिधर अणुओं की संख्या कम होती है, तो साम्य अग्र दिशा में विस्थापित होता है। सांद्रता परिवर्तन के प्रभाव की बात करें तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की सांद्रता बढ़ाते हैं तो साम्य अग्र दिशा में विस्थापित होता है। NH3 की सांद्रता बढ़ाने पर साम्य पश्चिम दिशा में विस्थापित होता है, क्योंकि लासातेली नियम से बढ़ी हुई सांद्रता का प्रभाव तभी कम होता है। उत्प्रेरक के प्रभाव की बात करें तो साम्य अपरिवर्तित, परंतु साम्य अवस्था शीघ्र प्राप्त हो जाती है। अक्रिय गैस की बात करें तो अक्रिय गैस में लाने पर साम्य उस ओर विस्थापित जिधर अणुओं की संख्या कम होती है, तो उत्पाद में अणुओं की संख्या कम है, इसलिए साम्य अग्र दिशा में विस्थापित होता है। एग्जाम्पल नंबर 3 की यदि बात करें, PCl5 गैस प्लस Q, PCl3 गैस प्लस Cl2, अर्थात अभिक्रिया ऊष्माशोषी है, अर्थात इसको तोड़ने के लिए अभिकारक को उत्पाद में तोड़ने के लिए ऊष्मा देनी पड़ रही है, और जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा देनी पड़ती है इस प्रकार की अभिक्रिया ऊष्माशोषी होती है। तो यदि ताप के प्रभाव की बात करें तो तापमान बढ़ाने पर साम्य अग्र दिशा में स्थापित होता है, क्योंकि अग्र दिशा में अभिक्रिया ऊष्माशोषी होती है। दाब के प्रभाव की बात करें तो दाब बढ़ाने पर साम्य उस दिशा में विस्थापित होता है जिधर अणुओं की संख्या कम है, इधर 1 + 1 अर्थात 2 अणु हैं, इधर 1 अणु है, तो दाब बढ़ाते हैं तो साम्य पश्च ओर विस्थापित होता है, पश्च दिशा में विस्थापित, क्योंकि अणुओं में कमी होती है। सांद्रता के प्रभाव की बात करें तो PCl5 की सांद्रता बढ़ाने पर साम्य अग्र दिशा में विस्थापित होता है। उत्प्रेरक के प्रभाव का बात करें तो साम्य अपरिवर्तित रहता है, परंतु साम्य अवस्था शीघ्र प्राप्त हो जाती है। अक्रिय गैस मिलाने पर साम्य उस ओर विस्थापित जिधर अणुओं की संख्या कम होती है, अर्थात अणुओं की संख्या पश्च दिशा में कम हो रही है, इधर 1 + 1 2 अणु है, इधर 1 अणु है, तो साम्य पश्च ओर विस्थापित। नेक्स्ट देखते हैं भौतिक साम्य पर लासातेली नियम के अनुप्रयोग। अभी हमने रासायनिक साम्य पर, रासायनिक अभिक्रियाओं पर लासातेली नियम के अनुप्रयोग देखे। नेक्स्ट हम देखते हैं भौतिक साम्य पर लासातेली नियम के अनुप्रयोग। बर्फ जल साम्य पर दाब परिवर्तन का प्रभाव। बर्फ रिवर्सिबल जल, यदि हम दाब बढ़ाएं तो साम्य उस ओर विस्थापित होता है जिधर आयतन में
कमी होती है। तो चूंकि बर्फ़ का आयतन पानी की तुलना में अपवाद स्वरूप अधिक होता है, इस कारण से सामान्यतः अग्र ओर विस्थापित होता है। तो दाब बढ़ाने पर साम्य अग्र दिशा में विस्थापित होगा, क्योंकि अग्र दिशा में आयतन घट रहा है। नेक्स्ट, गैस विलयन साम्य पर दाब के प्रभाव की यदि बात करें तो गैस विलयन साम्य दाब बढ़ाने पर साम्य अग्र दिशा में विस्थापित होता है, अर्थात विलयन में गैस के घुलने की प्रवृत्ति बढ़ती है, क्योंकि गैस के विलयन में घुलने पर आयतन में कमी होती है, आयतन घट जाता है। नेक्स्ट, ठोस पदार्थों की लेयता पर ताप का प्रभाव। तो ठोस रिवर्सिबल विलयन प्लस ऊष्मा, ठोस प्लस ऊष्मा अर्थात ठोस को घुलने के लिए ऊष्मा देनी पड़ती है। यदि ठोस की घुलने की प्रक्रिया में ऊष्मा उत्सर्जित होती है अर्थात ऊष्मा छेपी, और ठोस को घोलने के लिए ऊष्मा देनी पड़ती है, ताप बढ़ाने पर साम्य उस दिशा में स्थापित हो जाता है जिस दिशा में ऊष्मा अवशोषित होती है, अर्थात अभिक्रिया ऊष्मा शोषी होती है। ऊष्मा प्लस KNO3 सॉलिड KNO3 एक्वस अर्थात विलयन में KNO3, अर्थात इस अभिक्रिया में ऊष्मा देनी पड़ती है, तो ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया अग्र दिशा में विस्थापित होती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस अर्थात विलयन में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस ऊष्मा, ये अभिक्रिया ऊष्मा छेपी है, इसलिए ताप बढ़ाने पर विलेयता घटती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जल के वाष्पीकरण पर प्रभाव। तो ऊष्मा प्लस जल, रिवर्सिबल जल वाष्प, चूंकि जलवाष्प का आयतन जल की तुलना में अधिक होता है, तो ताप बढ़ाने पर साम्य अग्र दिशा में, दाब बढ़ाने पर साम्य पश्चिम दिशा में विस्थापित होगा, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विद्युत अपघट्य। तो विद्युत अपघट्य क्या होता है? वे रासायनिक पदार्थ जो जल में घुलकर या गलित अवस्था में आयनों में टूट जाते हैं विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। नाम से स्पष्ट हो रहा है, अपघट्य मतलब अपघटित होने वाले पदार्थ। तो जो जल में घोलने पर या गलित अवस्था में आयनों में टूट जाते हैं विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। उदाहरण के लिए अम्ल HCl, HNO3, H2SO4, क्षार NaOH, लवण अम्ल और क्षार से बनने वाले अवयव लवण, ये सभी विद्युत अपघट्य होते हैं। नोट ये भी आपको याद रखना है, विद्युत अपघट्य गलित या विलयन अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं, क्योंकि इनमें मुक्त आयन पाए जाते हैं, जबकि ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि ठोस अवस्था में इनमें मुक्त आयन नहीं पाए जाते हैं। विद्युत धारा चालन के लिए या तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए या मुक्त आयंस। तो विद्युत अपघट्य के गलित या विलयन में मुक्त आयन उपस्थित होने के कारण ये विद्युत के सुचालक होते हैं, और जो धात्विक पदार्थ होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण विद्युत के चालक होते हैं। नेक्स्ट, विद्युत अपघट्य के वर्गीकरण की यदि बात करें तो सबसे पहले विद्युत अपघट्य का वर्गीकरण माइकल फैराडे ने दिया, और इन्होंने विद्युत अपघट्य को दो भागों में बांटा, प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य का काम है गलित या विलयन में अपघटित होना। तो प्रबल यानी कि जो पूर्णतः आयनित हो जाता है, पूर्णतः विलयन में अपघटित हो जाता है। दुर्बल विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में बहुत कम आयनित होते हैं। तो नंबर 1, जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित होते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य। दुर्बल विद्युत अपघट्य जलीय विलयन में बहुत कम आयनित होते हैं। नंबर 2, आयनन की मात्रा व आयनन का वेग अधिक होता है प्रबल विद्युत अपघट्य के केस में। दुर्बल विद्युत अपघट्य के केस में आयनन की मात्रा व आयनन का वेग कम होता है। नंबर 3, प्रबल विद्युत अपघट्य के केस में प्रत्येक सांद्रता पर वियोजन की मात्रा अधिकतम होती है, क्योंकि प्रबल विद्युत अपघट्य का गुण होता है वियोजित होना। तो प्रत्येक सांद्रता पर वियोजन की मात्रा अधिकतम। यदि दुर्बल विद्युत अपघट्य की बात करें तो सांद्रता घटाने पर वियोजन की मात्रा बढ़ती है। नंबर 4, विद्युत के प्रबल चालक होते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य, चूंकि पूर्णतः आयनों में वियोजित हो जाते हैं, इसलिए आसानी से विद्युत धारा का चालन करते हैं। यदि दुर्बल विद्युत अपघट्य की बात करें तो ये विद्युत के दुर्बल चालक होते हैं। नंबर 5, प्रबल विद्युत अपघट्य अणु व आयनों के बीच साम्य स्थापित नहीं होता है, जबकि यहाँ अणु व आयनों के बीच साम्य स्थापित हो जाता है, क्योंकि पूरी तरह से आयनों में टूट जाते हैं। उदाहरण आपको आवश्यक रूप से याद रखने हैं। प्रबल विद्युत अपघट्य की बात करें तो प्रबल अम्ल जैसे HCl, H2SO4, HNO3 नाइट्रिक अम्ल। प्रबल क्षार की बात करें NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और सभी लवण NaCl सोडियम क्लोराइड, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। यदि दुर्बल विद्युत अपघट्य की बात करें तो दुर्बल अम्ल जैसे कार्बोनिक अम्ल H2CO3, हाइड्रोजन साइनाइड HCN, ऑक्जेलिक अम्ल H2C2O4। दुर्बल क्षार की बात करें तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल थ्राइस।
नोट ये भी आपको याद रखना है, सोडियम क्लोराइड जल में प्रबल तथा एसिटिक अम्ल में एक दुर्बल विद्युत अपघट्य होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं विद्युत अनपघट्य। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, अनपघट्य यानी कि ऐसे पदार्थ जो अपघटित नहीं होते हैं, ये गलित अवस्था में या जल में घुलकर आयनों में नहीं टूटते हैं, इनमें मुक्त आयन नहीं होते हैं, इस कारण से ये विद्युत के कुचालक होते हैं। विद्युत अपघटन टेस्ट जो आयनों में वियोजित नहीं होते हैं और आयनों की अनुपस्थिति के कारण ये विद्युत के कुचालक होते हैं। उदाहरण के लिए शर्करा, ग्लूकोज, यूरिया, ये आपको ध्यान रखना है। नोट ये भी आपको याद रखना है कि धातुएं मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, जबकि विद्युत अपघट्य के विलयन मुक्त आयन के कारण विद्युत के सुचालक होते हैं। ये आवश्यक रूप से आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्रेनियस भैया। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्रेनियस का विद्युत अपघटनी वियोजन का सिद्धांत। तो आर्रेनियस ने विद्युत अपघटनी वियोजन के बारे में एक सिद्धांत दिया था। विद्युत अपघट्य जल में घुलकर आवेशित कणों में टूट जाता है, ये आवेशित कण आयन कहलाते हैं तथा यह घटना आयनन या विद्युत अपघटनी वियोजन कहलाती है। उदाहरण के लिए AB आयनित होकर के A+ एक्वस प्लस B- एक्वस बनाता है। नेक्स्ट, दुर्बल विद्युत अपघट्य में आयनन की क्रिया उत्क्रमणीय होती है, अर्थात अनायनित और आयनों के बीच में परस्पर साम्य होता है। इसलिए आयनन स्थिरांक K बराबर A+ का सक्रिय द्रव्यमान इंटू B+ का सक्रिय द्रव्यमान बटे AB का सक्रिय द्रव्यमान। नंबर 3, किसी आयन का आवेश उसकी संयोजकता के बराबर होता है। आयन पर आयन की जितनी भी संयोजकता होती है उसके आवेश के बराबर होती है। नंबर 4, विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर धनायन कैथोड की ओर एवं ऋणायन एनोड की ओर गति करते हैं तथा इसी कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है। चूंकि कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है इसलिए धनायन कैथोड की ओर और एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है इसलिए ऋणायन एनोड की ओर गति करते हैं। नंबर 5, विलयन की चालकता आयनों की संख्या तथा उनके आवेश पर निर्भर करती है। तो आयनों की संख्या जितनी अधिक होगी, चार्ज उन पर जितना अधिक होगा, उसकी चालकता उतनी, विलयन की चालकता उतनी अधिक होगी। नंबर 6, किसी विद्युत अपघट्य की जितनी मात्रा आयनों में टूटती है उसे आयनन की मात्रा या वियोजन की मात्रा, जिसे अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, मात्रा कहते हैं। अतः वियोजन की मात्रा अल्फा बराबर वियोजित अणु बटे कुल अणु। तो वियोजन की प्रतिशत मात्रा जो होती है अल्फा इंटू 100। नंबर 7, आयनों की संख्या अणुसंख्य गुणधर्मों को प्रभावित करती है। अणुसंख्य गुणधर्म अर्थात वे गुणधर्म जो विलयन में अणुओं की संख्या के ऊपर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आयनन की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक। यदि आयनन की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें तो सबसे पहले नंबर 1, विद्युत अपघट्य की प्रकृति। विद्युत अपघट्य प्रबल है या दुर्बल? प्रबल पूर्णतः आयनित हो जाता है, दुर्बल कम मात्रा में आयनित होते हैं। तो प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए आयनन की मात्रा व आयनन का वेग अधिक, क्योंकि पूर्णतः आयनों में वियोजित हो जाते हैं, जबकि दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए आयनन की मात्रा व वेग कम होता है। नंबर 2, विलायक की प्रकृति। यदि विलायक का परावैद्युतांक अधिक तो विद्युत अपघट्य के आयनन की मात्रा व आयनन का वेग भी अधिक होता है। नोट ये भी आपको याद रखना है, परावैद्युतांक किसी विलायक की वह शक्ति होती है जो धनायन व ऋणायन के आकर्षण को कम कर देती है। नंबर 2, उच्च परावैद्युतांक वाले विलायक आयनकारी विलायक कहलाते हैं। नंबर 3, निर्वात का परावैद्युतांक जो सबसे कम होता है 1 होता है। वायु का परावैद्युतांक 1.0054 होता है। जल का परावैद्युतांक 80 होता है। जल का परावैद्युतांक अधिक होता है, अतः जल एक आयनकारी विलायक है, अर्थात विद्युत अपघट्य का आसानी से आयनों में वियोजित कर सकने में सक्षम होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ताप का प्रभाव। यदि ताप के प्रभाव की बात करें तो ताप में वृद्धि से आयनन की मात्रा व वेग में वृद्धि होती है, क्योंकि ताप बढ़ने से आयनों की गति बढ़ती है और उनके बीच आकर्षण बल घटता है। नेक्स्ट नंबर 4 बात करें विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता बढ़ने पर आयनन की मात्रा व आयनन का वेग घट जाता है, जबकि विलयन की तन्यता बढ़ने पर, अर्थात उसमें और अधिक विलायक मिलाने पर आयनन की मात्रा व आयनन का वेग एक निश्चित सीमा तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ओस्टवाल्ड का तन्यता नियम। आयनों के वियोजन के संबंध में ओस्टवाल्ड भैया ने एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे हम ओस्टवाल्ड का तन्यता नियम कहते हैं। तो आइए देखते हैं। माना एक द्विअंगी दुर्बल विद्युत अपघट्य की वियोजन की मात्रा अल्फा है। AB
एक दुर्बल विद्युत अपघट्य जो वियोजित होकर A प्लस प्लस B माइनस आयन बनाता है। प्रारंभ में मान लीजिए A B के मोल 1 है तो A प्लस के मोल 0 और B माइनस के मोल भी 0। साम्य पर मोल मान लीजिए अल्फा वियोजन की मात्रा है तो 1 माइनस अल्फा, और A प्लस अल्फा बनेगा, B माइनस भी अल्फा बनेगा। जितनी वियोजित होता है उतनी मात्रा में A प्लस और B माइनस बनते हैं। यदि 1 मोल AB V लीटर के बर्तन में है तो साम्य पर AB का सक्रिय द्रव्यमान क्या होगा, इसके मोल AB के मोल साम्य पर 1 माइनस अल्फा बटे बर्तन का आयतन V, ये AB का सक्रिय द्रव्यमान होता है। इसी प्रकार A प्लस का सक्रिय द्रव्यमान अल्फा अपॉन V, B का सक्रिय द्रव्यमान B प्लस बराबर अल्फा अपॉन V। अतः आयनन स्थिरांक K बराबर A प्लस का सक्रिय द्रव्यमान इंटू B माइनस का सक्रिय द्रव्यमान बटे AB। तो K बराबर साम्य स्थिरांक K बराबर अल्फा अपॉन V इंटू अल्फा अपॉन V बटे 1 माइनस अल्फा अपॉन V। इसको जब सोल्व करते हैं तो K बराबर अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू V आता है, और यह ओस्टर्ड तन्यता नियम का सूत्र है। चूँकि दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए अल्फा का मान 1 से बहुत बहुत कम होता है, इसलिए 1 माइनस अल्फा को हम 1 लेने पर K बराबर अल्फा स्क्वायर अपॉन V, या अल्फा स्क्वायर बराबर K इंटू V। अल्फा स्क्वायर समानुपाती होता है आयतन के V के, बर्तन के आयतन के समानुपाती होता है, या अल्फा समानुपाती अंडर रूट V के समानुपाती होता है। अतः किसी द्विअंगी दुर्बल विद्युत अपघट्य, द्विअंगी मतलब आयनित होकर के 2 प्रकार के आयन बनाता है, कोई विद्युत अपघट्य 2 प्रकार के आयन बनाता है। किसी द्विअंगी दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा उसकी तनुता के वर्गमूल के समानुपाती होती है। यही ओस्टर्ड का तनुता नियम कहलाता है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सम आयनन प्रभाव, कॉमन आयन इफेक्ट। ये क्या होता है? सम आयन वाले प्रबल विद्युत अपघट्य की उपस्थिति में दुर्बल विद्युत अपघट्य के आयनन की मात्रा व आयनन का वेग घट जाता है। यह घटना सम आयनन प्रभाव कहलाती है। उदाहरण से इसको समझिए। अमोनियम क्लोराइड की उपस्थिति में अमोनियम क्लोराइड वियोजित होकर के NH4 प्लस और Cl माइनस आयन देता है। NH4OH के आयनन की मात्रा घट जाती है, चूंकि NH4Cl प्रबल विद्युत अपघट्य है, NH4OH दुर्बल विद्युत अपघट्य है। यहाँ से जो कॉमन आयन प्राप्त होता है NH4 प्लस और इधर से भी NH4 प्लस, तो ये प्रबल विद्युत अपघट्य पूर्णतः आयनित होता है, परंतु NH4 प्लस की उपस्थिति के कारण NH4OH के आयनन की मात्रा घट जाती है। दुर्बल विद्युत अपघट्य NH4OH वियोजित होकर के NH4 प्लस प्लस OH माइनस बनाता है। प्रबल विद्युत अपघट्य NH4Cl पूर्णतः वियोजित होता है, जो NH4 प्लस और Cl माइनस में वियोजित हो जाता है। ये तो NH4Cl की उपस्थिति में NH4OH के आयनन की मात्रा कम हो जाती है। ये प्रभाव सम आयनन प्रभाव कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विलेयता गुणनफल, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, KSP से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। माना अल्प विलेय विद्युत अपघट्य AB के संतृप्त निम्न साम्यावस्था रहती है। संतृप्त अवस्था में निम्न साम्यावस्था होती है। AB जो ठोस अवस्था में होता है, इसको अगर हम विलयन में डालें, विलायक में घोलकर विलयन बनाएं तो AB एक्वस अर्थात AB का विलयन प्राप्त होता है। इसके लिए साम्य स्थिरांक K1 है, और AB को आयनों में तोड़े तो इसके लिए A प्लस प्लस B माइनस आयन में टूटता है, इसके लिए साम्य स्थिरांक K2 है। द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम से साम्य स्थिरांक K1 जो होता है AB एक्वस बटे AB सॉलिड के बराबर होता है, समीकरण नंबर 1। और AB एक्वस अर्थात विलयन में विद्युत अपघट्य के आयनन स्थिरांक जो होता है A प्लस इंटू B माइनस बटे AB एक्वस के बराबर होता है, के अनुपात के बराबर होता है, समीकरण नंबर 2। इन दोनों को K1 इंटू K2 यदि दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमको प्राप्त होता है A प्लस का सक्रिय द्रव्यमान इंटू B माइनस का सक्रिय द्रव्यमान बटे AB का सक्रिय द्रव्यमान सॉलिड अवस्था में। K1 इंटू K2 इंटू ABS, इसको हम दूसरी तरफ ले जाए तो ये आयनों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होता है। यही KSP अर्थात विलेयता गुणनफल कहलाता है। KSP बराबर A प्लस का सक्रिय द्रव्यमान इंटू B माइनस का सक्रिय द्रव्यमान, जहाँ KSP विलेयता गुणनफल या विलेयता गुणनफल स्थिरांक। अतः स्थिर ताप पर किसी विद्युत अपघट्य के संतृप्त विलयन में, संतृप्त विलयन से मतलब जिसमें और अधिक विलेय नहीं घोला जा सके,
में उपस्थित आयनों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल को विद्युत अपघट्य का विलेयता गुणनफल कहते हैं। यह आपको याद रखना है। तो किसी संतृप्त विलयन में उपस्थित आयनों के सक्रिय द्रव्यमान का गुणनफल उस विद्युत अपघट्य का विलेयता गुणनफल KSP कहलाता है। नोट ये भी आपको याद रखना है। AB रिवर्सिबल A प्लस B माइनस, इसके लिए KSP A प्लस का सक्रिय द्रव्यमान इंटू B माइनस का सक्रिय द्रव्यमान। AX/BY टाइप का कोई विद्युत अपघट्य है तो यह X A प्लस Y B माइनस आयनों में वियोजित होता है। तो इसके लिए KSP A प्लस का सक्रिय द्रव्यमान की पावर X जितने भी आयनों में वियोजित होता है उसकी पावर X उसकी पावर इंटू B का सक्रिय द्रव्यमान B माइनस का सक्रिय द्रव्यमान की पावर Y। इसी प्रकार नंबर 3 उदाहरण PbCl2 वियोजित होकर के Pb2 प्लस 2Cl माइनस बनाता है। इसके लिए KSP Pb2 प्लस का सक्रिय द्रव्यमान इंटू Cl माइनस के सक्रिय द्रव्यमान का स्क्वायर होता है। इसी प्रकार NaCl के लिए KSP विलेयता गुणनफल ये वियोजित होता है Na प्लस Cl माइनस में। तो इसके लिए KSP Na प्लस का सक्रिय द्रव्यमान इंटू Cl माइनस के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होता है। इसी प्रकार AlCl3 का विलेयता गुणनफल यह वियोजित होता है Al3 प्लस 3Cl माइनस। इसके लिए KSP बराबर Al3 प्लस का सक्रिय द्रव्यमान इंटू Cl माइनस के सक्रिय द्रव्यमान की पावर 3 के गुणनफल के बराबर होता है। नेक्स्ट ये आपको ध्यान रखने हैं। विलेयता तथा विलेयता गुणनफल में संबंध। विलेयता को हम S से रिप्रेजेंट करते हैं, विलेयता गुणनफल KSP। माना एक अल्प विलेय लवण AB की जन्म विलेयता S मोल पर लीटर है तथा लवण विलयन में पूर्णतः आयनित हो रहा है तो AB वियोजित होकर A प्लस B माइनस बनाता है। तो विलेयता S मोल पर लीटर, A प्लस की मात्रा S मोल पर लीटर और B माइनस S मोल पर लीटर। चूंकि KSP बराबर आयनों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होता है, आयनों की सांद्रता के गुणनफल के बराबर होता है, तो KSP बराबर S इंटू S अर्थात KSP बराबर S स्क्वायर। उदाहरण के लिए NaCl वियोजित होता है Na प्लस Cl माइनस में। इसके लिए विलेयता की यदि बात करें तो Na प्लस S की विलेयता S है, Cl माइनस की S है। चूँकि KSP बराबर Na प्लस की सांद्रता इंटू Cl माइनस की सांद्रता, तो KSP बराबर S इंटू S अर्थात S स्क्वायर की। इसके लिए NaCl के लिए KSP S स्क्वायर होता है। इसी प्रकार PbCl2 वियोजित होकर के Pb2 प्लस 2Cl माइनस देता है। विलेयता की यदि बात करें, एक बात आपको ध्यान रखनी है कि शुद्ध द्रव और ठोसों का सक्रिय द्रव्यमान या सांद्रता इकाई मानी जाती है। तो विलेयता S Pb2 प्लस S और 2Cl स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक से जैसा कि स्पष्ट हो रहा है विलेयता 2S। चूंकि KSP बराबर Pb2 प्लस इंटू Cl माइनस का घात 2, तो KSP बराबर S इंटू 2S की घात 2 अर्थात 2 दूनी 4। इसके लिए KSP 4S की घात 3 होती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल AlCl3 वियोजित होकर के Al3 प्लस 3Cl माइनस आयन बनाता है। इसके लिए विलेयता Al3 प्लस के लिए S और Cl माइनस के लिए 3S, क्योंकि वियोजित होकर के 3Cl माइनस देता है। चूँकि KSP बराबर Al3 प्लस की सांद्रता इंटू Cl माइनस की सांद्रता की घात 3, तो इसके लिए KSP Al3 प्लस की विलेयता S, Cl माइनस की 3S, तो S इंटू 3S की घात 3, तो ये आता है। इसके लिए KSP 3 की न होती है 27 इंटू S की घात 4। नोट ये भी आपको याद रखना है, विलेयता और विलेयता गुणनफल के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो नंबर 1, प्रत्येक विलेय के लिए प्रयुक्त होती है विलेयता। विलेयता गुणनफल केवल विद्युत अपघट्य के लिए इसको प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट नंबर 2, दुर्बल विद्युत अपघट्य में सम आयनन होने पर विलेयता घटती है। और इधर विलेयता गुणनफल दुर्बल विद्युत अपघट्य में सम आयनन होने पर विलेयता गुणनफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात विलेयता गुणनफल अप्रभावित रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विलेयता गुणनफल के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस क्या है इसकी। तो विलेयता गुणनफल की अनुप्रयोग, तो अनुप्रयोगों की यदि बात करें विलेयता गुणनफल के अनुप्रयोग, नंबर 1, अल्प विलेय विद्युत अपघट्य की विलेयता ज्ञात करने में इसका प्रयोग करते हैं।
विलेयता व KSP में संबंध सूत्र का प्रयोग करके। नेक्स्ट नंबर 2, अवक्षेपण अभिक्रियाओं में यदि आयनिक गुणनफल बराबर Q तथा विलेयता गुणनफल KSP है तो विलेयता गुणनफल सामान्यतः संतृप्त अवस्था में आयनों के गुणनफल के बराबर होता है, जबकि Q किसी भी समय पर आयनों की सांद्रताओं का गुणनफल होता है। यदि Q ज़्यादा है KSP से, अर्थात आयनों की मात्रा अधिक बन चुकी है उसके KSP मान से, तो अवक्षेपण होगा, अर्थात आयन आपस में अभिक्रिया करके सॉलिड पदार्थ ठोस पदार्थ का निर्माण करते हैं और यह स्थिति अति संतृप्त विलयन में होती है। यदि Q का मान कम है KSP से तो अवक्षेपण नहीं होगा और यह विलयन असंतृप्त होगा, अर्थात उसमें और अधिक विलेय घोला जा सकता है। यदि Q बराबर KSP तो अवक्षेपण नहीं होगा, अर्थात इस स्थिति में विलयन संतृप्त होगा, यानी कि इसमें और अधिक विलेय नहीं घोला जा सकता। नेक्स्ट नंबर 3, नमक के शोधन में नमक प्राप्त करने में अशुद्ध NaCl का संतृप्त विलयन प्लस HCl गैस प्लस HCl, तो Cl माइनस आयन का सांद्रण बढ़ेगा। यदि हम HCl गैस प्रोवाइड कर रहे हैं NaCl के संतृप्त विलयन में, तो Cl माइनस की सांद्रता बढ़ जाने के कारण Cl माइनस आयन के सांद्रण बढ़ गया, इसलिए Na प्लस और Cl माइनस का आयनिक गुणनफल NaCl के विलेयता गुणनफल से अधिक हो जाता है और इस स्थिति में अवक्षेपण होता है, अर्थात Na प्लस और Cl माइनस क्रिया करके NaCl ठोस का निर्माण करने लगते हैं, अतः NaCl अवक्षेपित शुद्ध अवस्था में प्राप्त होता है। नेक्स्ट नंबर 4, साबुन के निर्माण में प्लस NaOH एक्वस क्रिया करके RCOO साबुन का निर्माण करते हैं और ये साबुन अवक्षेपित होता है, क्योंकि NaOH प्रबल विद्युत अपघट्य होने के कारण विलयन में Na प्लस आयन की सांद्रता बढ़ा देता है। Na प्लस प्रबल विद्युत अपघट्य पूर्णतः आयनों में वियोजित होता है, तो Na प्लस की सांद्रता बढ़ जाने के कारण RCOO माइनस और Na प्लस की आयनों का गुणनफल ये KSP मान से अधिक हो जाता है, तो यह साबुन अवक्षेपित होने लगता है। नेक्स्ट नंबर 5, द्वितीय समूह के मूलकों के सल्फाइडों का अवक्षेपण। तो सेकेंड ग्रुप के क्षारीय मूलक प्लस इसमें H2S हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोवाइड करते हैं और इसमें डाइल्यूट HCl तनु HCl मिलाते हैं, तो सल्फाइड अवक्षेपित होते हैं। यह आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सेकेंड ग्रुपों के मूलकों का KSP चौथे ग्रुप के मूलकों की KSP से कम होता है, इसलिए सल्फाइड आयनों की कम सांद्रता आवश्यक होती है। दूसरे ग्रुप में जब हम H2S डाइल्यूट HCl की उपस्थिति में H2S प्रोवाइड करते हैं, तो दूसरे समूह के सेकेंड ग्रुप के जो क्षारीय मूलक है वो अवक्षेपित होते हैं, सल्फाइड के रूप में अवक्षेपित होते हैं। नंबर 6, तृतीय समूह के हाइड्रोक्साइडों के अवक्षेपण में, ये हम प्रैक्टिकल करेंगे तब भी देखेंगे। द्वितीय समूह प्लस HNO3 और इसको उबालते हैं तो H2S दूर हो जाती है, प्लस NH4Cl और NH4OH अधिकता में डालते हैं। क्यों? क्योंकि केवल तीसरे ग्रुप के हाइड्रोक्साइड ही इसमें अवक्षेपित होते हैं, चूँकि OH माइनस आयन की सांद्रता कम होती है। NH4OH एक दुर्बल विद्युत अपघट्य जो NH4 प्लस OH माइनस आयनों में वियोजित होता है। NH4Cl प्रबल विद्युत अपघट्य, तो सम आयनन प्रभाव के कारण इस स्थिति में NH4OH अवक्षेपित होने लगता है, क्योंकि इसके आयनन की मात्रा NH4Cl की उपस्थिति में कम हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अम्ल क्षारक अवधारणा, एसिड बेस कॉन्सेप्ट। तो एसिड बेस कॉन्सेप्ट आर्रेनियस ने दिया था और आर्रेनियस अवधारणा अम्ल क्षार अवधारणा, आर्रेनियस अवधारणा। नंबर 1, अम्ल क्या होते हैं? आर्रेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। छोटी क्लासों में भी हमने पढ़ा है कि अम्ल वे पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण HCl जल में वियोजित होकर के H+ प्लस Cl- बनाता है। अम्ल के प्रकार की बात करें तो 2 प्रकार के हो सकते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। इनमें प्रबल अम्ल जो पूर्णतः आयनित होते हैं, इनमें H+ आयन त्यागने की अधिक प्रवृत्ति होती है। उदाहरण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, नाइट्रिक अम्ल HNO3, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल आदि। दुर्बल अम्ल इनमें H+ आयन त्यागने की कम प्रवृत्ति होती है। उदाहरण के लिए कार्बोनिक अम्ल H2CO3, ऑक्जेलिक अम्ल H2C2O4, एसिटिक अम्ल CH3COOH, ये दुर्बल अम्ल के उदाहरण हैं। नोट आपको ये भी याद रखना है, अम्ल HCl की क्षारकता 1, कि कोई अम्ल जितने H+ आयन दे सकता है, अम्ल का एक अणु जितने H+ आयन दे सकता है वह उसकी क्षारकता कहलाती है। तो यहाँ HCl की क्षारकता 1, H2SO4 2 H+ दे सकता है इसलिए क्षारकता 2, H3PO4 फास्फोरिक अम्ल 3 H+ दे सकता है तो इसकी क्षारकता 3 होती है। अतः
अतः किसी अम्ल द्वारा दिए गए H प्लस आयनों की संख्या को उस अम्ल की क्षारकता कहते हैं। यह आपको आवश्यक रूप से याद रखना है। यदि बेसिस क्षारक की बात करें तो आर्हेनियस के अनुसार क्षारक वे रासायनिक पदार्थ हैं जो जल में घुलकर OH माइनस आयन या हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, मुक्त करते हैं। उदाहरण के लिए NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी में वियोजित होकर के Na प्लस और OH माइनस आयन देता है। तो क्षारक के प्रकार की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रबल क्षारक, इनमें OH माइनस आयन त्यागने की अधिक प्रवृत्ति होती है। उदाहरण के लिए NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CSOH सीजियम हाइड्रोक्साइड आदि। दुर्बल क्षारक की यदि बात करें तो इनमें OH माइनस आयन त्यागने की प्रवृत्ति कम होती है। उदाहरण के लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल थ्राइस। नोट ये भी आपको याद रखना है, कोई क्षार जितने OH माइनस आयन दे सकता है वह उसकी अम्लता कहलाती है। क्षार माइनस आयन दे सकता है इसलिए इसकी अम्लता 1। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षारक 2 OH माइनस आयन दे सकता है इसलिए इसकी अम्लता 2। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्षारक 3 OH माइनस आयन दे सकता है इसलिए इसकी अम्लता 3 होती है। अतः किसी क्षार द्वारा दिए गए OH माइनस आयन की संख्या उसकी अम्लता कहलाती है। नेक्स्ट, आर्हेनियस अवधारणा की सीमाएं या आर्हेनियस अवधारणा की कमियां। अम्लों या क्षारकों की व्याख्या केवल जलीय विलयन में की जा सकती है। आर्हेनियस सिद्धांत के अकॉर्डिंग अम्लों या क्षारक की व्याख्या जलीय विलयन में ही हो सकती है। नंबर 2, ऐसे अम्लों की व्याख्या नहीं की जा सकती जिनके पास H प्लस आयन नहीं होते। उदाहरण के लिए एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, ZnCl2, कॉपर सल्फेट इत्यादि। इसी प्रकार ऐसे क्षारकों की व्याख्या नहीं की जा सकती जिनके पास OH माइनस आयन नहीं होते। उदाहरण के लिए NH3 के पास OH माइनस आयन नहीं है, अतः इसके क्षारीय गुणों की व्याख्या आर्हेनियस सिद्धांत के अकॉर्डिंग नहीं की जा सकती। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रांस्टेड-लोरी अवधारणा। ब्रांस्टेड-लोरी अवधारणा, अम्ल वे पदार्थ जो प्रोटॉन H प्लस त्यागते हैं। उदाहरण के लिए HCl प्रोटॉन देता है H2O को, जिससे हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस प्लस Cl माइनस आयन बनते हैं। इसी प्रकार NH4 प्लस प्लस H2O NH4 प्लस एक H प्लस देता है H2O को, जिससे हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस प्लस NH3 बनते हैं। इसलिए HCl व NH4 प्लस अम्ल है। नोट ये आपको याद रखना है कि अम्ल की प्रबलता प्रोटॉन त्यागने की दर के समानुपाती होती है, अर्थात प्रोटॉन त्यागने की दर जितनी अधिक होगी अम्ल की प्रबलता उतनी ही अधिक होगी। नेक्स्ट, क्षारक बेसेज। क्षारक वे पदार्थ जो प्रोटॉन H प्लस ग्रहण करते हैं। ब्रांस्टेड-लोरी अवधारणा के अकॉर्डिंग क्षारक वे पदार्थ जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। उदाहरण NH3 प्लस H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन, अमोनिया हाइड्रोनियम आयन, NH4 प्लस अमोनियम आयन प्लस H2O। इसी प्रकार NH2 माइनस प्लस हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस NH3 प्लस H2O। यहाँ पर NH3 व NH2 माइनस क्षारक है, क्योंकि NH3 यहाँ पर H प्लस ग्रहण करके अमोनियम आयन NH4 प्लस बना रहा है और NH2 माइनस भी एक H प्लस ग्रहण करके NH3 बना रहा है। नोट ये आपको याद रखना है कि क्षारक की प्रबलता समानुपाती होता है प्रोटॉन ग्रहण करने की दर, अर्थात प्रोटॉन ग्रहण करने की दर जितनी अधिक होगी क्षारक की प्रबलता भी उतनी ही अधिक होगी। नंबर 2, जल में विलेय क्षारक क्षार या एल्कली कहलाते हैं। नेक्स्ट, संयुग्मी अम्ल क्षारक कंजुगेट एसिड बेस। एक प्रोटॉन के अंतर वाले युग्म को संयुग्मी अम्ल क्षारक युग्म कहते हैं। अम्ल एक H प्लस त्याग करके संयुग्मी क्षारक बनाता है, या हम ये कह सकते हैं कि क्षारक एक H प्लस ग्रहण करके संयुग्मी अम्ल बनाता है। उदाहरण के लिए HCl का संयुग्मी क्षारक Cl माइनस या Cl माइनस क्षारक का संयुग्मी अम्ल HCl। H2SO4 का संयुग्मी क्षारक HSO4 माइनस, HSO4 माइनस का संयुग्मी क्षारक SO42 माइनस, HNO3 नाइट्रिक अम्ल का संयुग्मी क्षारक NO3 माइनस, NH4 प्लस का संयुग्मी क्षारक NH3, एसिटिक अम्ल CH3COOH का संयुग्मी क्षारक CH3COO माइनस, हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस का संयुग्मी क्षारक H2O और H2S का संयुग्मी क्षारक HS माइनस होता है। नोट ये आपको आवश्यक रूप से याद रखना है कि नंबर 1, प्रबल अम्ल का संयुग्मी क्षारक दुर्बल, जबकि दुर्बल अम्ल का संयुग्मी क्षारक प्रबल होता है। इसी प्रकार प्रबल क्षारक का संयुग्मी अम्ल दुर्बल और दुर्बल क्षारक का संयुग्मी अम्ल प्रबल होता है। यह आपको आवश्यक रूप से याद रखना है। नेक्स्ट, ब्रांस्टेड-लोरी अवधारणा के अनुप्रयोग। नंबर 1, जल में अघुलनशील पदार्थों के अम्लीय क्षारकीय गुणों को स्पष्ट किया जा सकता है। उदाहरण के लिए फिनॉल C6H5OH- एक H प्लस त्याग करके फिनॉक्साइड C6H5
O- बनाता है जो इसके अम्लीय गुण को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार प्रीडीन C6H5N H+ ग्रहण करके प्रीडीन आयन C6H5N H+ बनाता है जो इसके क्षारीय गुणों को स्पष्ट करता है। नेक्स्ट नंबर 2, इसके आधार पर आयनों को भी अम्लीय क्षारक कहा जा सकता है। नंबर 3, तीसरा एप्लीकेशन, ये अम्ल व क्षारक की व्याख्या जलीय विलयन में भी कर सकता है। तो ये इसके अनुप्रयोग है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी सीमाएं या कमियां। अगर सीमा या कमी की बात करें, नंबर 1, अप्रोटोनिक अम्लों यानी कि जिनमें प्रोटॉन नहीं होता वह क्षारकों की व्याख्या करने में असमर्थ है, जैसे BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड, BCl3 AlCl3 इत्यादि। नंबर 2, धातु व अधातु ऑक्साइड की प्रकृति की व्याख्या करने में भी यह असमर्थ है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड अम्लीय हो गया, क्षार की है, सल्फर ट्राईऑक्साइड अम्लीय हो गया, क्षार की, इसकी व्याख्या ये नहीं कर सकता। नंबर 3, अप्रोटोनिक विलायकों जैसे SO2 सल्फर डाइऑक्साइड आदि में पदार्थों की प्रकृति की व्याख्या करने में भी यह असमर्थ है। तो ये इसकी कमियां हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लुईस की अवधारणा। तो लुईस के अनुसार इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाले पदार्थ लुईस अम्ल कहलाते हैं और इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने वाले पदार्थ लुईस क्षारक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए NH3 + BF3 से क्रिया करके NH3 BF3 बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाले, यहाँ NH3 में नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है इसलिए NH3 लुईस क्षारक है, और BF3 में बोरोन इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर रहा है इसलिए ये एक लुईस अम्ल है। लुईस अम्लों के उदाहरण की यदि बात करें तो नंबर 1, केंद्रीय परमाणु का अष्टक अपूर्ण वाले पदार्थ जैसे AlCl3 BCl3 BF3 केंद्रीय परमाणु का अष्टक अपूर्ण है इसलिए इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकते हैं, अतः ये लुईस अम्ल है। केंद्रीय परमाणु पर रिक्त डी कक्षक वाले अवयव जैसे PF3 SF4 रिक्त डी कक्षक होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकते हैं, अर्थात ये लुईस अम्ल होते हैं। SnCl2 SnCl4 आदि। नंबर 3, रिक्त कक्षकों वाले धातु धनायन जैसे Fe2+, Mn2+, Ni2+, Zn2+ रिक्त कक्षक होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकते हैं, अतः ये लुईस अम्ल की तरह बिहेव करते हैं। नंबर 4, सरल धनायन जैसे एल्किल धनायन R+, NO2+, अमोनियम आयन NH4+ आदि। नेक्स्ट, लुईस क्षारकों के उदाहरण की यदि बात करें, नंबर 1, एकाक इलेक्ट्रॉन युग्म वाली स्पीसीज अर्थात जिनके पास में लोन पेयर होता है, एल्केन एमीन RnH2, एल्कोहल ROH, ईथर ROR, जल HOH में ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर है ROR, ईथर में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये सभी लुईस क्षारक के उदाहरण हैं। नेक्स्ट नंबर 2, सरल ऋणायन अर्थात जिनके पास नेगेटिव चार्ज होता है, Cl-, F-, I-, Cn-, OH- आसानी से इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकते हैं, अतः लुईस क्षारक ये लुईस क्षारक होते हैं। बहु आबंध वाले कुछ यौगिक जैसे CO कार्बोनिल, NO नाइट्रिक ऑक्साइड, इनमें ये आसानी से इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकते हैं, इस कारण से ये लुईस क्षारक होते हैं। लुईस क्षारक की विशेषताएं। लुईस अवधारणा की विशेषता की बात करें तो पहली विशेषता, अम्लीय व क्षार के लक्षण को स्पष्ट करने के लिए प्रोटॉन की उपस्थिति आवश्यक नहीं होती है लुईस अवधारणा में। नंबर 2, इसके अनुसार किसी पदार्थ की प्रकृति विलायक पर निर्भर नहीं करती है, जबकि ऊपर हमने देखा था कि प्रकृति विलायक के ऊपर भी निर्भर करती है। नंबर 3, यह निर्जलीय विलायकों पर भी लागू होती है, अर्थात बिना जलीय वाले विलायकों पर भी ये लागू होती है। नंबर 3, नेक्स्ट लुईस अवधारणा की सीमाएं, लुईस अवधारणा की कमियां। नंबर 1, उपसहसंयोजक यौगिक का निर्माण न करने वाली यौगिक की प्रकृति है स्पष्ट करने में असमर्थ है। यह जो अवधारणा है ये ऐसे पदार्थ जो उपसहसंयोजक यौगिक का निर्माण नहीं करते उनकी प्रकृति स्पष्ट करने में असमर्थ है। नंबर 2, यह अम्ल क्षारक सिद्धांत को स्पष्ट नहीं करता है, क्योंकि अम्ल व क्षारक की क्रिया तीव्र गति से होती है, जबकि उपसहसंयोजक यौगिक की क्रिया धीमी गति से होती है, तो ये सिद्धांत अम्ल क्षारक सिद्धांत को स्पष्ट नहीं करता है। नंबर 3, यह अम्ल क्षारक सिद्धांत को स्पष्ट नहीं करता है, क्योंकि अम्ल व क्षारक की क्रिया तीव्र गति से होती है, जबकि उपसहसंयोजक यौगिक की क्रिया धीमी गति से होती है। नंबर 3, अम्ल व क्षारकों की आपेक्षिक प्रबलता की तुलना में यह असमर्थ है। नेक्स्ट, अम्लों की प्रबलता।
यदि अम्लों की प्रबलता की बात करें तो अम्लों की प्रबलता समानुपाती H+ या प्रोटॉन त्यागने की सामर्थ्य होती है। समानुपाती आयनन की मात्रा, आयनन जितना अधिक होगा H+ त्यागने की प्रवृत्ति इतनी अधिक होगी। समानुपाती वियोजन स्थिरांक, जितना अधिक वियोजन स्थिरांक, आयनन की मात्रा जितनी अधिक होगी H+ त्यागने की जितनी अधिक प्रवृत्ति होगी, अम्ल की प्रबलता उतनी अधिक होगी। कुछ अम्लों की प्रबलता का क्रम HClO4 is greater than HClO3 is greater than HClO2 is greater than HOCl। तो यहाँ इसी प्रकार HClO4 is greater than HI is greater than HBr is greater than H2SO4 is greater than HCl is greater than HNO3। अम्लों की प्रबलता की यदि बात करें तो अम्लों की प्रबलता समानुपाती होती है प्रोटॉन त्यागने की सामर्थ्य H+ या प्रोटॉन त्यागने की सामर्थ्य, समानुपाती आयनन की मात्रा, समानुपाती वियोजन स्थिरांक। अर्थात वियोजन स्थिरांक जितना अधिक होगा अम्ल प्रबलता उतनी अधिक होगी, आयनन की मात्रा जितनी अधिक होगी अम्ल की प्रबलता उतनी अधिक होगी, H+ या प्रोटॉन त्यागने की प्रवृत्ति जितनी अधिक होगी अम्लीय प्रबलता उतनी अधिक होगी। कुछ अम्लों की प्रबलता के क्रम की यदि बात करें, नंबर 1 HClO4 is greater than HClO3 is greater than HClO2 is greater than HOCl, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट HClO4 is greater than HI is greater than HBr is greater than H2SO4 is greater than HCl is greater than HNO3। इसी प्रकार नंबर 3 H2SO4 is greater than HNO3 is greater than H2SO3 is greater than H3PO4 is greater than HNO2। नोट ये भी आपको याद रखना है, अम्लों की तीव्रता इस पर निर्भर नहीं करती है कि अम्ल का एक अणु कितने H+ देता है, बल्कि उसकी वियोजन की मात्रा अल्फा पर निर्भर करती है। अल्फा जितना अधिक होगा उसकी अम्लीय प्रबलता उतनी अधिक होगी। उदाहरण HCl प्रबल अम्ल, जबकि H3PO4 दुर्बल अम्ल होता है, क्योंकि HCl के लिए Ka का मान प्रबल होने के कारण बहुत अधिक होता है, जबकि H3PO4 के लिए कम होता है। अम्लों की आपेक्षिक प्रबलता की यदि बात करें तो पहले अम्ल की प्रबलता बटे दूसरे अम्ल की प्रबलता बराबर α1 बटे α2 बराबर √K1 बटे K2, जहाँ K1 पहले अम्ल का वियोजन स्थिरांक और K2 दूसरे अम्ल का वियोजन स्थिरांक है। चूंकि pKa बराबर -log Ka या pKa बराबर log 1/Ka, इससे हम ये कह सकते हैं कि pKa जितना कम होगा अम्ल की प्रबलता उतनी अधिक होगी, या Ka जितना अधिक होगा अम्ल की प्रबलता उतनी ही अधिक होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं बहुक्षार के अम्लों के वियोजन स्थिरांकों का क्रम। उदाहरण के लिए H3PO4 फास्फोरिक अम्ल K1, इसके लिए वियोजन स्थिरांक H++ H2PO4 माइनस बनाता है। H2PO4 माइनस H++ त्याग करके H++ HPO4 2 माइनस बनाता है, इसके लिए वियोजन स्थिरांक K2। इसी प्रकार HPO4 2 माइनस वियोजित होकर के H++ PO4 3 माइनस बनाता है, इसके लिए वियोजन स्थिरांक K3। तो यहाँ पर प्रथम जो वियोजन स्थिरांक उसका मान 2 से अधिक होगा, दूसरे वियोजन स्थिरांक का मान तीसरे से अधिक होगा, यानी कि वियोजन स्थिरांक क्रमागत रूप से घटते जाते हैं। नोट ये भी आपको याद रखना है, किसी वर्ग में अम्ल की प्रबलता समानुपाती HA बंध लंबाई अर्थात हाइड्रोजन और अम्ल के शेष भाग की बंध लंबाई के समानुपाती होती है। HA के बीच में बंध लंबाई जितनी अधिक अम्ल की प्रबलता उतनी अधिक। उदाहरण के लिए HF इज वेरी लेस देन, अम्लीय प्रबलता HF इज वेरी लेस देन HCl इज वेरी लेस देन HBr इज वेरी लेस देन HI, अर्थात HI प्रबल अम्ल होता है, बाकी HBr HCl और HF इसकी अपेक्षा दुर्बल होते हैं। इसी प्रकार H2 इज लेस देन H2S इज लेस देन H2S इज लेस देन H2TE। नंबर 2, किसी आवर्त में अम्ल की प्रबलता समानुपाती HA की ध्रुवणता जितनी अधिक होगी अम्ल की प्रबलता उतनी ही अधिक होगी। उदाहरण के लिए HF इज ग्रेटर देन H2, अम्लीय प्रबलता HF की अधिक होती है H2 से, H2 की अधिक होती है NH3 से, NH3 की अधिक होती है CH4 से, क्योंकि क्रमागत रूप से HA बंध की जो ध्रुवणता है वो धीरे धीरे कम होती जाती है, और ध्रुवणता जितनी अधिक होगी अम्ल की प्रबलता भी उतनी अधिक होगी। नेक्स्ट, क्षारकों की प्रबलता। क्षारकों की प्रबलता की यदि बात करें, स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस की यदि बात करें, तो क्षारकों की प्रबलता समानुपाती होती है H+ या प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता।
वियोजन समानुपाती वियोजन की मात्रा अर्थात वियोजन की मात्रा जितनी अधिक होगी क्षारकों की प्रबलता उतनी अधिक होगी। समानुपाती वियोजन स्थिरांक अर्थात के बी जितना अधिक क्षारक की प्रबलता भी उतनी अधिक होती है। नोट ये भी आपको याद रखना है, NaOH प्रबल क्षारक जबकि AlOH का होल थ्राइस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षारक होता है। अतः क्षारकों की प्रबलता इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि उसके एक अणु में कितने OH माइनस आयन है, अपितु अल्फा और Kb पर निर्भर करती है। अल्फा जितना अधिक होगा क्षारीय प्रबलता उतनी अधिक होगी, Kb जितना अधिक होगा क्षारीय प्रबलता उतनी अधिक होगी। क्षारकों की अपेक्षित प्रबलता की यदि तुलना करें तो पहले क्षारक की प्रबलता बटे दूसरे क्षारक की प्रबलता बराबर अल्फा 1 बटे अल्फा 2 बराबर √Kb1 बटे Kb2। ये भी आपको याद रखना है, चूंकि Pkb बराबर माइनस लॉग Kb या Pkb बराबर log 1/Kb। अतः यदि Pkb कम तो क्षारक की प्रबलता अधिक या Kb अधिक तो क्षारक की प्रबलता अधिक। नेक्स्ट हम बात करते हैं Ka अर्थात अम्ल का वियोजन स्थिरांक Ka क्षारक का वियोजन स्थिरांक Kb में संबंध। उदाहरण संबंध नंबर 1, BH कोई अम्ल है जो पानी के अंदर हाइड्रोनियम आयन H3O+ + B- बनाता है। इसके लिए अम्ल का वियोजन स्थिरांक Ka बराबर H3O+ की सांद्रता इंटू B- की सांद्रता बटे BH की सांद्रता, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार B- एक क्षारक की तरह बिहेव करेगा क्योंकि H+ ग्रहण कर सकता है ब्रांस्टेड लोरी अवधारणा के अकॉर्डिंग, और H+ ग्रहण करके BH+ OH- आयन बनाता है। इसके लिए क्षारक का वियोजन स्थिरांक BH का सक्रिय द्रव्यमान इंटू H- आयन का सक्रिय द्रव्यमान बटे B- अर्थात उत्पादों के सक्रिय द्रव्यमान का गुणनफल बटे अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान का गुणनफल। नंबर 2, नंबर 1 और नंबर 2 को जब गुणा करते हैं Ka इंटू Kb करते हैं तो H3O+ के सक्रिय द्रव्यमान इंटू OH- आयन का सक्रिय द्रव्यमान का गुणनफल आता है। इसलिए Ka इंटू Kb बराबर Kw, जहाँ Kw जल का आयनिक गुणनफल H+ की सांद्रता इंटू OH- आयन की सांद्रता के बराबर होती है। Ka इंटू Kb बराबर H3O+ इंटू OH- आयन, इसलिए Ka इंटू Kb बराबर Kw, जहाँ Kw जल का आयनिक गुणनफल होता है। नोट, यह संबंध केवल संयुग्मी अम्ल क्षारक युग्म के लिए होता है, यह आपको याद रखना है। चूंकि Kw बराबर जो जल का आयनिक गुणनफल होता है 1 × 10⁻14 होता है, इसलिए Ka इंटू Kb बराबर 10⁻14 तथा Pka प्लस Pkb, यदि हम यहाँ लॉग का इस्तेमाल करें log Ka प्लस log Kb बराबर log 10⁻14, तो ये आता है Pka प्लस Pkb बराबर Pkw। नेक्स्ट, जल का आयनिक गुणनफल, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। यदि हम जल के आयनिक गुणनफल की बात करें तो जल एक अति दुर्बल विद्युत अपघट्य होता है जिसके अनेकों अणुओं में से एक अणु इस प्रकार आयनित होता है H2 H++ OH- आयन, जहाँ H+ और OH- आयन की सांद्रता जल के अंदर 1 × 10⁻7 होती है। चूंकि इसलिए जल का आयनन स्थिरांक K बराबर H+ इंटू OH- बटे H2 या K इंटू H2 को एक साइड लेके आते हैं तो K इंटू H2 बराबर H+ इंटू OH- आयन। K इंटू H2 को Kw अर्थात जल का वियोजन स्थिरांक, जल का आयनिक गुणनफल कह सकते हैं। K इंटू H2 को बराबर Kw को जल का आयनिक गुणनफल कह सकते हैं, बराबर H+ इंटू OH- आयन के गुणनफल के बराबर होता है, जहाँ Kw जल का आयनिक गुणनफल है। 25 डिग्री सेल्सियस पर Kw बराबर 1 × 10⁻14 मोल प्रति डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर होता है। अतः जल में उपस्थित H+ व OH- आयन की सांद्रता का गुणनफल स्थिर ताप पर स्थिर होता है, जिसे जल का आयनिक गुणनफल Kw कहते हैं। नोट, यह आपको याद रखना है कि H+ इंटू OH- बराबर 10⁻14 तथा शुद्ध जल में H+ बराबर OH- बराबर 10⁻7 मोल प्रति लीटर होता है। नंबर 2, ताप में वृद्धि करने पर Kw का मान बढ़ता है क्योंकि अल्फा बढ़ता है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं pH पैमाना या pH मान, जिसको सोरेनसन ने सबसे पहले दिया था। तो आइए देखते हैं इसको। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को pH मान कहते हैं। pH बराबर -log H+ होता है।
या pH बराबर माइनस लॉग pH बराबर लॉग 1/H प्लस होता है, या H प्लस बराबर 10 की घात माइनस pH होता है। ये pH स्केल है जिसमें 0 से लेकर 14 तक पाठ्यांक होते हैं। 7 pH पर उदासीन होता है। जैसे जैसे pH 7 से अधिक होता जाता है तो क्षारीय प्रबलता बढ़ती जाती है। pH मान 7 से जितना कम होता जाता है अम्ल की प्रबलता बढ़ती जाती है। अगर H प्लस की सांद्रता के रूप में इसको प्रदर्शित करें तो 10 की घात 0 से लेकर के 10 की घात माइनस 14 के H प्लस की सांद्रता के रूप में इसको व्यक्त कर सकते हैं। जहाँ 10 की घात माइनस 14 है वहाँ pH 14 होगी। जहाँ H प्लस की सांद्रता 10 की घात माइनस 13 है वहाँ pH 13 होगी। जहाँ 10 की घात 0 H प्लस की सांद्रता है वहाँ pH 0 होगी। जहाँ 10 की घात माइनस 7 pH है वहाँ 10 H प्लस की सांद्रता 10 की घात माइनस 7 है वहाँ pH 7 होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं POH मान। यदि POH मान की बात करें तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को POH कहते हैं। POH बराबर माइनस लॉग OH माइनस, या POH बराबर लॉग 1/OH माइनस, या OH माइनस बराबर 10 की घात माइनस POH। यह आपको याद रखना है। नोट ये भी आपको याद रखना है। नंबर 1 H प्लस इंटू OH माइनस बराबर 10 की घात माइनस 14, PH प्लस POH बराबर 14। नंबर 2 यदि pH बराबर 7 तो विलयन उदासीन, pH 7 से कम तो विलयन अम्लीय, pH 7 से अधिक तो विलयन क्षारीय होता है। यह आपको अति आवश्यक रूप से याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रतिरोधक विलयन या बफर विलयन। तो जब किसी विलयन में अम्ल या क्षारक की अल्प मात्रा मिलाने पर उसके pH मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो ऐसा विलयन बफर विलयन कहलाता है तथा यह घटना बफर क्रिया कहलाती है। बफर विलयन के प्रकार की यदि बात करें तो मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सरल बफर विलयन दुर्बल अम्ल, और नंबर 2 मिश्रित बफर विलयन। सरल बफर विलयन की बात करें तो दुर्बल अम्ल व दुर्बल क्षार से बना लवण जैसे अमोनियम एसीटेट, अमोनियम कार्बोनेट, ये सरल बफर विलयन के उदाहरण हैं जो दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार से बनते हैं। मिश्रित बफर विलयन की बात करें तो 2 भागों का मिश्रण अर्थात 2 भागों से मिलकर बनते हैं। ये पुनः 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अम्लीय बफर विलयन जो दुर्बल अम्ल प्लस इसकी प्रबल क्षार के साथ अभिक्रिया से बना लवण होता है। उदाहरण के लिए एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है और सोडियम एसीटेट ये दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बना लवण है। एसिटिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड से बना लवण है। नंबर 2 एसिटिक अम्ल प्लस पोटेशियम एसीटेट, फॉर्मिक अम्ल प्लस सोडियम फॉर्मेट, हाइड्रोजन साइनाइड प्लस पोटेशियम साइनाइड, ये सब अम्लीय बफर विलयन के उदाहरण हैं जो दुर्बल अम्ल और इसकी प्रबल क्षार के साथ अभिक्रिया से बने लवण है। नेक्स्ट नंबर बी क्षारीय बफर विलयन। ये दुर्बल क्षार और इसकी प्रबल अम्ल के साथ अभिक्रिया से बने लवण है। उदाहरण के लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक दुर्बल क्षारक है और इसकी प्रबल अम्ल के साथ क्रिया से बना लवण अमोनियम क्लोराइड, इन दोनों का मिश्रण क्षारीय बफर विलयन का उदाहरण है। इसी प्रकार नंबर 2 अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम नाइट्रेट, यह भी क्षारीय बफर विलयन का उदाहरण है। नेक्स्ट बात करते हैं बफर क्षमता। 1 लीटर बफर विलयन के pH में एकांक या इकाई परिवर्तन के लिए मिलाए गए अम्ल या क्षारक के मोलों की संख्या बफर क्षमता कहलाती है। अतः बफर क्षमता बराबर 1 लीटर बफर में मिलाए गए अम्ल या क्षारक के मोल बटे pH में परिवर्तन, यह बफर क्षमता कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं बफर क्रिया का स्पष्टीकरण। यदि बफर क्रिया के स्पष्टीकरण नेक्स्ट देखते हैं बफर क्रिया का स्पष्टीकरण। नंबर 1 अम्लीय बफर की बफर क्रिया की यदि बात करें तो इसको एक उदाहरण से समझते हैं। एसिटिक अम्ल और सोडियम एसीटेट के उदाहरण से स्पष्ट कर सकते हैं। एसिटिक अम्ल योजित होकर के एसीटेट आयन प्लस H प्लस आयन बनाता है जो कम मात्रा में आयनित होता है। सोडियम एसीटेट जो प्रबल विद्युत अपघट्ट होता है यह एसीटेट आयन और Na प्लस में पूर्ण रूप से आयनित होता है। यदि इसमें अल्प मात्रा में HCl मिलाते हैं, अम्ल मिलाते हैं HCl, तो H प्लस और Cl माइनस आयन देता है। यहाँ से जो H प्लस प्राप्त होता है ये एसीटेट आयनों से क्रिया करके एसिटिक अम्ल कम अल्प वियोजित एसिटिक अम्ल बनाता है। अर्थात अम्ल डालने का प्रभाव H प्लस एसीटेट आयन द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। इसी प्रकार से
यदि अल्प मात्रा में NH डालें तो Na प्लस प्लस OH माइनस आयन में वियोजित होता है और यह OH माइनस आयन H प्लस से क्रिया करके H2O का निर्माण करता है। अर्थात इसमें OH माइनस आयन H प्लस द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल विद्युत अपघट्य होने के कारण कम आयनित होता है, जबकि सोडियम एसिटेट प्रबल विद्युत अपघट्य होने के कारण पूर्ण आयनित होता है। और इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। नंबर 1, जब इस विलयन में HCl की अल्प मात्रा मिलाई जाती है तो यह तेजी से आयनित होकर विलयन में H प्लस आयनों की संख्या बढ़ाने का प्रयास करता है, परंतु यह H प्लस आयन विलयन में पहले से ही उपस्थित एस्टेट आयनों से क्रिया करके एसिटिक अम्ल बनाने लगते हैं, जिसके कारण विलयन में H प्लस आयनों की सांद्रता बढ़ नहीं पाती है, अतः विलयन का pH अपरिवर्तित रहता है। इसी प्रकार से जब विलयन में अल्प मात्रा में NaOH की मात्रा डालते हैं तो यह तेजी से आयनित होकर विलयन में OH माइनस आयनों की सांद्रता बढ़ाने का प्रयास करता है, परंतु ये OH माइनस आयन विलयन में उपस्थित H प्लस आयनों से क्रिया करके H2O का निर्माण करते रहते हैं, जिसके कारण विलयन में OH माइनस आयनों की सांद्रता बढ़ नहीं पाती है, अतः विलयन का pH अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट नंबर 2, क्षारीय बफर विलयन की बफर क्रिया की यदि बात करें तो इसे निम्न उदाहरण से स्पष्ट कर सकते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड। इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड वियोजित होकर के अमोनियम आयन NH4 प्लस OH माइनस आयन बनाता है। यह दुर्बल विद्युत अपघट्य है, इसलिए इसका आयनन कम होता है। NH4Cl प्रबल विद्युत अपघट्य होता है, जो NH4 प्लस अमोनियम आयन प्लस Cl माइनस जो पूर्ण आयनित होता है। यदि इसमें अल्प मात्रा में क्षार जैसे NaOH डालते हैं, Na प्लस प्लस OH माइनस आयन में पूर्ण वियोजित हो जाता है। यह NH4 प्लस यह OH माइनस आयन NH4 प्लस द्वारा ग्रहण करके हम दुर्बल विद्युत अपघट्य NH4OH का निर्माण कर दिया जाता है, जिससे OH बढ़े हुए OH का प्रभाव समाप्त हो जाता है। यदि इसमें इसी प्रकार यदि इसमें अल्प मात्रा में अम्ल जैसे HCl डालते हैं तो यह H प्लस प्लस Cl माइनस आयन में वियोजित होता है। यह H प्लस OH माइनस आयन द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, H2O का निर्माण कर दिया जाता है, जिससे बढ़े हुए H प्लस का प्रभाव खत्म हो जाता है। NH4OH एक दुर्बल विद्युत अपघट्य होने के कारण बहुत कम आयनित होकर NH4 प्लस OH माइनस आयन बनाता है, जबकि NH4Cl एक प्रबल विद्युत अपघट्य होने के कारण पूर्ण आयनित होकर NH4 प्लस व Cl माइनस आयन बनाता है। नंबर 1, इस विलयन में NaOH की अल्प मात्रा मिलाने पर वह तेजी से आयनित होकर विलयन में OH माइनस आयनों की संख्या बढ़ाने का प्रयास करता है, परंतु इससे प्राप्त होने वाले OH माइनस आयन विलयन में पहले से उपस्थित NH4 प्लस आयनों से क्रिया करके NH4OH बनाने लगते हैं, जिसके कारण विलयन में OH माइनस आयनों की सांद्रता नहीं बढ़ती है, अतः विलयन का pH अपरिवर्तित रहता है। इसी प्रकार जब विलयन में अल्प मात्रा में HCl की मिलाई जाती है तो तेजी से आयनित होकर विलयन में H प्लस आयनों की संख्या बढ़ाने का प्रयास करता है, परंतु ये H प्लस आयन विलयन में उपस्थित OH माइनस आयन से क्रिया करके H2O बनाते रहते हैं, जिसके कारण विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता नहीं बढ़ पाती है, अतः विलयन का pH अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं लवण। तो लवण अम्ल व क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए HCl प्लस NaOH NaCl प्लस H2O बनाते हैं। अम्ल व क्षार की क्रिया से लवण व जल बनते हैं और यह क्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। नोट ये भी आपको याद रखना है, लवण के दो भाग होते हैं। इस लवण के दो भाग हैं, Na प्लस Cl माइनस। Na प्लस क्षार से प्राप्त है, इसलिए क्षारीय मूलक है, और Cl माइनस अम्ल से प्राप्त है, अतः ये अम्लीय मूलक होता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं लवणों का जल अपघटन। यदि लवणों के जल अपघटन की बात करें तो जब किसी लवण को जल में घोला जाता है तो जलीय विलयन अम्लीय, क्षारीय या उदासीन हो जाता है। यह घटना लवण जल अपघटन कहलाती है। नोट ये भी आपको याद रखना है, प्रबल अम्ल जैसे HCl H2SO4 HNO3, प्रबल क्षार जैसे NaOH KOH। जल अपघटन के प्रकार की यदि बात करें तो लवणों की प्रकृति के आधार पर ये 4 प्रकार के हो सकते हैं। नंबर 1, दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार से बने लवण का जल अपघटन। ये ऐसे लवण हैं जो दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बनते हैं। इनका जलीय विलयन क्षारीय होता है, जैसे KCN, ये KOH प्रबल क्षार और HCN दुर्बल अम्ल से बनता है।
सोडियम एसिड, यह एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार से बना लवण है। सोडियम कार्बोनेट, यह प्रबल क्षार NH और दुर्बल अम्ल H2CO3 कार्बोनिक अम्ल से बना लवण है। K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट, यह प्रबल क्षार KOH और दुर्बल अम्ल H2CO3 कार्बोनिक अम्ल से बना लवण है। KCN वियोजित होता है K+ CN- में, H2O वियोजित होकर H+ और OH- आयन देता है और इसके साथ साम्य में होता है। K++ OH KOH प्रबल क्षारक है और H++ CN- HCN दुर्बल अम्ल है, इनसे बना लवण KCN है। KCN + HOH KOH + HCN प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल से बना लवण है, इसलिए विलयन क्षारीय pH 7 से अधिक होती है। नंबर 2, प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षार से बने लवण का जल अपघटन की यदि बात करें तो इनका जलीय विलयन अम्लीय होता है। उदाहरण के लिए अमोनियम क्लोराइड जो दुर्बल क्षार अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4H और प्रबल अम्ल HCl से बना लवण है। कॉपर सल्फेट जो कॉपर हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षारक कॉपर हाइड्रोक्साइड और प्रबल अम्ल H2SO4 से बना लवण है। फेरिक क्लोराइड FeCl3 जो दुर्बल क्षार FeOH का होल थ्राइस और प्रबल अम्ल HCl से बना लवण है। NH4Cl वियोजित होकर NH4 + Cl- आयन देता है। H2O H+ और OH के साथ OH- के साथ साम्य अवस्था में होता है। NH4 OH- से क्रिया करके NH4OH दुर्बल क्षारक बनाता है और H+ Cl- HCl प्रबल अम्ल, इन दोनों से दुर्बल क्षारक और प्रबल अम्ल से बना लवण अमोनियम क्लोराइड है। इसका विलयन अम्लीय होता है और इसकी pH 7 से कम होती है, ये आपको याद रखना है। NH4Cl + HOH ये NH4OH + HCl दुर्बल क्षार और प्रबल अम्ल बनाता है, अर्थात यह दुर्बल क्षार और प्रबल अम्ल से बना लवण है। नोट ये भी आपको याद रखना है, NH4+ के क्रिया करने के कारण धनायन जल अपघटन यह कहलाता है। नेक्स्ट नंबर 3, दुर्बल अम्ल व दुर्बल क्षारक से बने लवण का जल अपघटन। इनका जलीय विलयन उदासीन होता है, जैसे NH4CN अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCN अमोनियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षारक और HCN दुर्बल अम्ल से बना लवण है। अमोनियम एसिटेट एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल और अमोनियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षार से बना लवण है। अमोनियम कार्बोनेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षार और कार्बोनिक अम्ल H2CO3 से बना लवण है। NH4CN वियोजित होकर के NH4 + CN- आयन बनाता है। H2 H+ OH- आयन के साथ साम्य होता है। NH4 + OH- से के साथ क्रिया करके NH4OH दुर्बल क्षारक बनाता है और H++ CN- HCN दुर्बल अम्ल। तो दुर्बल क्षारक और दुर्बल अम्ल से बना लवण है अमोनियम साइनाइड, यह आपको याद रखना है। इसका विलयन उदासीन और pH 7 होती है। नोट, धनायन ऋणायन जल अपघटन, यह धनायन और ऋणायन जल अपघटन भी कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 4, प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षार से बने लवण का जल अपघटन। इनका जल अपघटन नहीं होता है और विलयन इनका उदासीन होता है। उदाहरण NaCl जो सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl प्रबल अम्ल HCl का मिश्रण से बना लवण है। KCl सोडियम सल्फेट पोटेशियम सल्फेट सोडियम नाइट्रेट पोटेशियम नाइट्रेट इत्यादि। NaCl Na+ Cl- आयन में वियोजित होता है। H2 H+ OH- के साथ साम्य में होता है। Na+ OH- के साथ NaOH प्रबल क्षारक बनाता है। H++ Cl- HCl प्रबल अम्ल होता है, तो यह प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक से बना लवण होता है NaCl। विलयन उदासीन pH 7 NaCl + HOH NaOH + HCl बनाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जल अपघटन स्थिरांक। नेक्स्ट देखते हैं जल अपघटन स्थिरांक हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट KH। नंबर 1, प्रबल क्षार व दुर्बल अम्ल से बनी लवण का KH। AB प्रबल क्षार व दुर्बल अम्ल से बना लवण है जिसका जल अपघटन करने पर स्ट्रॉन्ग बेस COH और वीक एसिड BH का फॉर्मेशन होता है। A++ B- × H2 + H2O A++ OH- BH, क्योंकि बेस है स्ट्रॉन्ग होने के कारण ये आयनित अवस्था में रहता है, जबकि एसिड वीक होने के कारण यह एसिड का फॉर्मेशन कर लेता है। इसके लिए वियोजन स्थिरांक के बराबर OH- आयन की सांद्रता इंटू BH की सांद्रता बटे B- की सांद्रता इंटू H2 की सांद्रता, अर्थात उत्पाद
की सांद्रता का गुणनफल बटे अभिकारकों की सांद्रता का गुणनफल। H2 को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो K इंटू H2 आता है बराबर OH माइनस आयन की सांद्रता बटे इंटू BH की सांद्रता बटे B माइनस की सांद्रता। तो जल अपघटन स्थिरांक KH बराबर K इंटू H2O KH बराबर BH की सांद्रता इंटू OH माइनस आयन की सांद्रता बटे B माइनस की सांद्रता। समीकरण नंबर 1। जल का अपघटन जल अपघटित होकर के H प्लस प्लस OH माइनस आयन देता है। जल का आयनिक गुणनफल KW बराबर H प्लस की सांद्रता इंटू OH माइनस आयन की सांद्रता होता है। ये समीकरण नंबर 2। यदि हम दुर्बल अम्ल की बात करें, दुर्बल अम्ल वियोजित होकर के B माइनस प्लस H प्लस देता है जो दुर्बल अम्ल के साथ साम्य में रहता है। इसके लिए अम्ल का वियोजन स्थिरांक Ka बराबर B माइनस इंटू H प्लस की सांद्रता बटे BH। समीकरण नंबर 3। समीकरण 1, 2 और 3 से हमको प्राप्त होता है इस प्रकार के लवण का प्रबल क्षार दुर्बल अम्ल से बनी लवण का जल अपघटन स्थिरांक KH बराबर KW अर्थात जल का आयनिक गुणनफल बटे Ka अर्थात अम्ल का वियोजन स्थिरांक के अनुपात के बराबर होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षार के लवण का KH। ये प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षार से बनी लवण है AB प्लस इसका जल अपघटन होता है तो वीक बेस अर्थात दुर्बल क्षार AH और प्रबल अम्ल HB स्ट्रॉन्ग एसिड बनता है। A प्लस प्लस B माइनस जल अपघटन से AOH क्योंकि दुर्बल होता है, दुर्बल बेस AOH के रूप में रहता है प्लस H प्लस प्लस B माइनस A प्लस प्लस H2 AOH प्लस H प्लस। या इसके लिए वियोजन स्थिरांक के जो होता है उत्पादों की सांद्रता गुणनफल बटे नीचे अभिकारकों की सांद्रताओं का गुणनफल। H2 को दूसरी तरफ ले जाते हैं K इंटू H2 बराबर AOH की सांद्रता इंटू H प्लस की सांद्रता बटे H प्लस की सांद्रता। K इंटू H2 KH होता है बराबर AOH की सांद्रता इंटू H प्लस की सांद्रता बटे A प्लस की सांद्रता। पानी अपने आयनों के साथ में साम्यावस्था में होता है H2O H प्लस प्लस OH माइनस आयन, तो इसके लिए पानी का आयनिक गुणनफल KW बराबर H प्लस इंटू OH माइनस आयन की सांद्रता। समीकरण नंबर 2। यहाँ पर A प्लस की सांद्रता भी आएगी, ये ध्यान रखना, बटे A प्लस की सांद्रता। नेक्स्ट KW बराबर H प्लस इंटू OH माइनस आयन। समीकरण नंबर 2। दुर्बल क्षार AOH वियोजित होकर के A प्लस प्लस OH माइनस आयन बनाता है। दुर्बल क्षार का वियोजन स्थान Kb बराबर A प्लस इंटू OH माइनस आयन बटे AOH। समीकरण नंबर 3। ध्यान रखना वियोजन स्थान दुर्बल अवयव का ही लेना है। समीकरण 1, 2 व 3 से KH बराबर KW बटे Kb अर्थात इस प्रकार के लवण जो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बना लवण है उसका जल अपघटन स्थिरांक जल का आयनिक गुणनफल और क्षार के वियोजन स्थिरांक के अनुपात के बराबर होता है। ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि नीचे वो अवयव रखना है जिसका अवयव दुर्बल है, अर्थात अम्ल यदि दुर्बल है उसका K रखना है, लवण में क्षार यदि दुर्बल है तो उसका K भी रखना है। यदि लवण प्रबल क्षार व दुर्बल अम्ल से बना है तो यहाँ K रखना है, यदि लवण प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बना है तो यहाँ K भी रखना है। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दुर्बल अम्ल व क्षार के लवण का, दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार के लवण का KH। नेक्स्ट दुर्बल अम्ल व दुर्बल क्षार के लवण का जल अपघटन स्थिरांक KH। A प्लस B माइनस जल अपघटित होकर के OH वीक बेस और HB वीक एसिड बनाता है और इसके समीकरण को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो इसके लिए वियोजन स्थिरांक K बराबर जल अपघटन के इसके लिए स्थिरांक K बराबर AOH उत्पादों की सांद्रता AOH की सांद्रता इंटू HB की सांद्रता बटे A प्लस की सांद्रता इंटू B माइनस का सांद्रता इंटू H2। H2 को दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो जल अपघटन स्थिरांक आता है K इंटू H2 बराबर AOH की सांद्रता इंटू HB की सांद्रता बटे A प्लस की सांद्रता इंटू B माइनस की सांद्रता। K इंटू H2 को KH कहते हैं, KH बराबर OH की सांद्रता इंटू HB की सांद्रता बटे A प्लस की सांद्रता इंटू B माइनस की सांद्रता। समीकरण नंबर 1। नेक्स्ट पानी का वियोजन इस प्रकार से होता है H प्लस प्लस OH माइनस, इसके लिए जल का आयनिक गुणनफल H प्लस इंटू OH माइनस आयन की सांद्रता। इसी तरह वीक एसिड का वियोजन H प्लस प्लस B माइनस में होता है, इसके लिए
अम्ल का वियोजन स्थानांक H प्लस की सांद्रता इंटू बी माइनस की सांद्रता बटे HB की सांद्रता। इसी प्रकार वीक बेस AOH का वियोजन A प्लस प्लस OH माइनस आयन में होता है, तो इसके लिए क्षार का वियोजन स्थान A प्लस की सांद्रता इंटू OH माइनस आयन की सांद्रता बटे AOH की सांद्रता। समीकरण नंबर 4। समीकरण 1, 2, 3, 4 से जब हम सॉल्व करते हैं तो KH बराबर हमको प्राप्त होता है KW अपॉन KA इंटू KB, अर्थात दोनों ही दुर्बल थे, इसमें अम्ल भी दुर्बल था, क्षार भी दुर्बल, इसलिए नीचे दोनों का वियोजन स्थिरांक आता है। यह आपको याद रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद।